हेलो बच्चों, आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टीचर। अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम क्लास 12 2026 के लिए इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो एकदम मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक से लेकर आए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर वाला भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वाला भी 2 मार्क्स वाला सारा क्वेश्चन को देखेंगे। सारा क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स 12 2026 एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। ठीक है, चलिए देखिए, जैक बोर्ड एग्जाम क्लास 12 2026 के लिए इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से लिए हैं। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों बुक से। ठीक है, बेस्टी और सेमेस्टी दोनों बुक से लिए हैं। क्लियर है? चलिए सवाल को शुरू करते हैं। देखिए देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल 1 नंबर है, अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से है? मॉडल पेपर 2024। ठीक है, मॉडल सेट 2024 से लिए हैं। क्लियर? अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है, तो हम लोग पढ़े हैं, जब सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई रहे तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर अवतल होती है, और जब सीमांत अवसर लागत स्थिर रहे तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होती है। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 2 बात है, जब बोलेगा अवसर लागत या सीमांत अवसर लागत एक ही बात है। बोलेगा बढ़ती हुई, ठीक है, क्या बोलेगा? बढ़ती हुई। याद रखिएगा, जब अवसर लागत या सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई तब उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा आपका इस तरह से, मूल बिंदु की ओर इस तरह मुड़ा हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल। और इकोनॉमिक्स में बोलेंगे क्या? नतोदर। क्या बोलेंगे? नतोदर। याद रखिएगा। क्लियर? सेकंड बात है, जब आपका अवसर लागत क्या रहे? स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर, बढ़ती घटती नहीं, स्थिर रहे, तब आपका उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा? तो होगा सरल रेखा के रूप में, इस तरह से होगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होगा। हो गया। याद रखिएगा, अवसर लागत स्थिर तो उत्पादन संभावना वक्र सरल रेखा के रूप में, स्ट्रेट लाइन। और अवसर लागत बढ़ती हुई तो उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा? मूल बिंदु की ओर अवतल, मतलब नतोदर होगा। उसको बोलेंगे अवनतोदर या नतोदर, मतलब अवतल। ठीक है, पढ़िए, यदि अवसर लागत बढ़ती हुई होती है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर मतलब अवतल होती है, और यदि अवसर लागत स्थिर होती है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? देख लीजिए, आगे बढ़िए। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 है, कालाबाजारी का क्या अर्थ है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग क्या है, कालाबाजारी क्या है। मॉडल सेट 2025 में दिया है। ठीक है, कालाबाजारी मतलब ब्लैक मार्केटिंग, नाम सुने होंगे। ठीक है, 2 नंबर धंधा। ठीक है, उसको बोलेंगे मॉडल सेट 2025। देखिए आप लोग, कालाबाजारी मतलब ब्लैक मार्केटिंग, जो 2 नंबर तरीके से काम होता है, यानी वैसा बाजार जिसमें जो व्यापार होता है उसमें कोई कानूनी नियम का फॉलो नहीं होता है, कोई कानूनी नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, अवैध तरीके से, मतलब गलत तरीके से, सरकार को टैक्स नहीं देगा व्यापारी, टैक्स का चोरी करेगा। ठीक है, दाम में हेरफेर कर देगा, वस्तु का दाम में हेरफेर करेगा, सरकार का टैक्स का चोरी करेगा, गलत तरीके से अवैध व्यापार करेगा, रात में करेगा, 2 नंबर व्यापार, उसी को बोलेंगे ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी। पढ़िए, काला बाजार वह बाजार होता है जहां अवैध, मतलब गलत तरीके से, अवैध तरीके से वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, व्यापार होता है, लेन देन। काला बाजार में कानूनी नियमों का उल्लंघन किया जाता है, मतलब कानूनी नियम पालन नहीं होता है, टैक्स नहीं देगा, दाम में हेरफेर कर देगा वस्तु का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग मतलब गलत तरीके से व्यापार। समझे? आगे बढ़िए, एकदम बताएंगे इजी तरीके से। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 3 है, कीमत रेखा मतलब प्राइस लाइन। ठीक है, कीमत रेखा मतलब प्राइस लाइन। ठीक है, प्राइस लाइन क्या है? मॉडल सेट 2025 में दिया है। ठीक है, कीमत रेखा बोला है तो हम लोग पढ़े हैं, औसत आगम रेखा को कीमत रेखा बोलेंगे। औसत आगम मतलब एवरेज रेवेन्यू को कीमत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, उसको मांग रेखा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए औसत आगम मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? टी आर बटा क्या होता है? क्वांटिटी, यानी कुल आगम को जब बेची गई मात्रा से भाग देंगे तो निकलेगा औसत आगम। याद रखिएगा, औसत आगम, औसत मतलब प्रति इकाई, आगम मतलब
उत्पादित वस्तु को फर्म द्वारा बाजार में बेचने से प्राप्त राशि। ठीक है, तो औसत आगम मैंने क्या, किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से जो फर्म को आय प्राप्त होती है राशि, उसको बोलेंगे औसत आगम। तो बोलिए प्रति इकाई बिक्री से मिलेगा औसत आगम, तो कैसे निकलेगा, तो कुल आगम कितना मिला, टोटल रेवेन्यू टीआर, और कितना बेचने से मिला, कितना इकाई, उसको भाग दे दीजिए, हो जाएगा औसत आगम। ठीक है, औसत का मतलब होता है प्रति इकाई, तो कुल आगम को बेची गई मात्रा से भाग दे दीजिए, हो जाएगा। यानी टीआर बटा क्यू क्या होगा, एआर। अब समझिए टीआर क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू, तो कुल बेचने से कितना पैसा आया कैसे निकलता है, तो एक वस्तु का प्राइस कितना है और कितना क्वांटिटी बेचे हैं, गुना कर दीजिए, आपका टीआर निकल जाएगा। बटा क्या हो गया, क्वांटिटी, क्यू क्यू कट गया, देखिए क्या बच गया, पी बच गया, क्यू क्यू कट गया तो आपका पी बच गया, तो पी बने क्या, यानी ए आर बराबर क्या हो गया, पी। और पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ क्या है, प्राइस। ठीक है, यानी औसत आगम कीमत रेखा होता है, याद रखिएगा। आप बोलिए कीमत के साथ बेची गई मात्रा का संबंध कैसा होता है, सबको पता है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। देखिए बढ़िया समझिए। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, इधर क्या है, प्राइस है, इधर क्या है, बेची गई मात्रा, क्वांटिटी, यानी बेची गई मात्रा है, क्वांटिटी। बोलिए जब दाम रहेगा ज्यादा तो भाई कम बिकेगा, कम बेच पाएंगे, और जब दाम रहेगा कम तो अधिक बेच पाएंगे, है कि नहीं। जब दाम रहेगा P1 तो बेचेंगे कम, क्योंकि दाम ज्यादा है तो कम बेच पाएंगे, कम बिकेगा। और जैसे ही दाम कम हो जाएगा P2, वैसे अधिक बेच पाएंगे Q2। देखिए ढाल कहाँ गया, बाएं दाएं नीचे को गया। तो याद रखिएगा कीमत रेखा मतलब औसत आगम रेखा। ठीक है, उसको बोलेंगे मांग रेखा। देखिए डी डी मांग वक्र हम लोग पढ़े हैं, डी डी मांग वक्र होता है, मांग वक्र का ढाल बाएं दाएं नीचे की ओर होता है। हम लोग पढ़े नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े। तो बोलिए कैसे कीजिएगा, यानी कीमत रेखा मतलब औसत आगम ए आर, और ए आर मतलब मांग रेखा। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं, ए आर की रेखा जो होती है वही डिमांड कर्व होती है, और उसी को बोलेंगे कीमत रेखा। ठीक है, क्योंकि ए आर बराबर प्राइस हो गया, और जो प्राइस और क्वांटिटी में बेची की मात्रा में होता है संबंध, वो नेगेटिव होता है। अधिक दाम में कम बेचेंगे, कम दाम में अधिक बेचेंगे, नेगेटिव ढाल होगा। तो मांग रेखा हो गया डी डी मांग वक्र। तो मांग वक्र बोलिए, कीमत रेखा बोलिए, ए आर रेखा बोलिए, एक ही होता है, समझे। पढ़िए कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है, मांग रेखा को दर्शाती है, डिमांड कर्व, जो बाजार कीमत एवं बेची गई मात्रा के बीच संबंध बताती है, नेगेटिव संबंध। इसे औसत आगम रेखा भी कहा जाता है, मतलब ए आर रेखा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ए आर बराबर होता है प्राइस, तो प्राइस मैंने कीमत रेखा, और कीमत रेखा वही होगा जो औसत आगम आपका ए आर रेखा होगा। और ए आर रेखा को मांग वक्र भी कहते हैं, मांग रेखा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल को पढ़िए। सवाल नंबर 4 है, हरित जीएनपी क्या है, मतलब ग्रीन जीएनपी क्या है, जैक 2020 में दिया है। क्या बोला, हरित जीएनपी क्या है, हरित माने क्या, ग्रीन जीएनपी। ठीक है, ग्रीन उसी को बोलेंगे हरित जीएनपी। समझिएगा जब देश रहेगा हरा भरा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को हम नियंत्रण करेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, तब जो जीएनपी का आकलन होगा उसको बोलेंगे हरित जीएनपी। समझे, यानी हरित जीएनपी पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है और पर्यावरण को संरक्षित करता है, तब जो जीएनपी आकलन करेंगे उसका नाम होगा हरित जीएनपी। पढ़िए हरित जीएनपी उस जीएनपी को सूचित करता है जो देश में प्राकृतिक संसाधनों के उचित अस्थायी प्रयोग एवं पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण करने में सहायता करता है। समझे क्या बोला, हरित जीएनपी उस जीएनपी को सूचित करता है जो देश में प्राकृतिक संसाधनों के उचित अस्थायी प्रयोग एवं पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण करने में सहायता करता है। यानी जब देश में प्राकृतिक संसाधनों का उचित अस्थायी प्रयोग होगा, मैंने एक लिमिट में प्रयोग होगा, अंधाधुंध प्रयोग नहीं होगा, जितना जरूरत है उतने प्रयोग होगा, और मेरा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण में रहेगा, तब जो जीएनपी आएगा देश का उसको बोलेंगे हरित जीएनपी। मतलब देश हरा भरा है, पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल में है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित अस्थायी प्रयोग हो रहा है, पेड़ पौधा का ज्यादा विनाश नहीं हो रहा है, तब जो जीएनपी आएगा देश का उसको बोलेंगे हरित जीएनपी। समझे, आगे पढ़िए। देखिए आगे सवाल 5 है, तरलता पसंदगी क्या है। ठीक है, मॉडल सेट 2025 क्या बोला, तरलता पसंदगी क्या है। देखिए तरलता पसंदगी बोलता है कि कोई व्यक्ति देखिएगा अपना पैसा से जमीन खरीदता है, अपना पैसा से कार खरीदता है, या अपना पैसा से घर खरीदता है, तो उसका पैसा क्या हुआ, जमीन में, घर में या गाड़ी में फंस गया, लग गया। तो यदि आप सारा पैसा से घर बना लीजिएगा, लगा दीजिएगा पैसा गाड़ी में, जमीन में, बिल्डिंग में या सोना चांदी में, तो आपके पास पैसा नगद रहेगा ही नहीं। जब आपका कोई एयर गेयर पड़ जाएगा, घर में कोई घटना घट जाएगा या पैसा का जरूरत पड़ जाएगा, नकदी यानी कैश का, पैसा कहां से पाइएगा। तो कहता है कि अपना सारा पैसा को ना
घर में, गाड़ी में, जमीन में, सोना चांदी में, मशीन में नहीं लगना चाहिए। कुछ पैसा आपको नकदी यानी कैश के रूप में रखना चाहिए। तो लोग जब अपना पैसा को बॉन्ड, शेयर, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, जमीन, बिल्डिंग, मशीन इत्यादि के रूप में न रखने के बजाय नकदी के रूप में यानी कैश के रूप में रखना पसंद करें तो उसको बोलेंगे तरलता पसंदगी। मतलब हम मनी को तरल रूप में, नगद रूप में यानी कैश रूप में रखना पसंद कर रहे हैं, ताकि हमको कभी भी जरूरत पड़ेगा, एर गियर होगा, कोई घटना घट जाए घर में, ये पैसा का जरूरत पड़ जाएगा नगद कैश का, तो आसानी से अपना काम कर सकते हैं, अपना आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, अपना समस्या समाधान कर सकते हैं। समझे? पढ़िए। मुद्रा को धन के अन्य रूपों जैसे संपत्ति, संपत्ति मतलब जमीन में, गाड़ी में, सोना चांदी में, बिल्डिंग में, घर में, बॉन्ड, पूंजीगत सामान मतलब मशीन में आदि में रखने के बजाय अपने पास नगद मतलब कैश, नगद कर क्या होता है? कैश, तरल, उसी को बोलेंगे तरल रूप में रखना तरलता पसंदगी कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। मुद्रा को धन के अन्य रूपों जैसे संपत्ति, बॉन्ड, पूंजीगत सामान आदि में रखने के बजाय अपने पास नगद यानी तरल रूप में रखना पसंद करना तरलता पसंदगी कहलाता है। कि मुद्रा को हम तरल मतलब नगद यानी कैश रूप में रखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सारा पैसा को जमीन में, गाड़ी में, बिल्डिंग में नहीं लगाना है, कुछ पैसा नकदी भी रखना है, ताकि हम भविष्य की घटनाओं से या समस्याओं से बच सके, अपना आवश्यकता पूरा कर सके, अपना समस्या समाधान कर सके, ठीक है। आगे पढ़िए। देखिए आगे क्या है। आगे है 6 नंबर सवाल, मंदी से क्या तात्पर्य है? मॉडल सेट 2025। क्या बोला? मंदी। मंदी से क्या तात्पर्य है? ठीक है। मंदी किसको बोलेंगे? देखिए बोलते हैं ना बाजार मंदा चल रहा है, तो बोले मंदी का अर्थ क्या है? जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास आय रोजगार घट जाता है, तो जब आय रोजगार घटेगा तो घट जाएगा फुटानी, तो बाजार में वस्तु का डिमांड कम करेगा, यानी बाजार कम जाएगा, बाजार में भीड़ भाड़ कम होगा, वस्तु कम बिकेगा, वस्तु खरीदारी कम होगा। इसका मतलब अब धीरे धीरे फैक्ट्री में उत्पादन कम हो जाएगा, बहुत सारा लेबर को काम से निकाल दिया जाएगा, बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, इसी को बोलेंगे मंदी। यानी मंदी में क्या? जब लोगों के पास आय रोजगार घट गया, वस्तु का खरीदारी घट गया, बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो गया, फैक्ट्री में उत्पादन कम हो गया, लेबर को काम से निकाल दिया गया, यानी बाजार मंदा चल रहा है, अर्थव्यवस्था में मंदी है। समझे? पढ़िए। जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास आय रोजगार घट जाती है, तब बाजार में वस्तुओं की मांग घट जाती है, जिसके कारण उत्पादन में भी कमी आ जाती है। इस स्थिति को मंदी कहा जाता है। याद रखिएगा। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कब आया था? आया था 1929-30 में। याद रखिएगा 1929-30 में, यानी 1929 के अंतिम में आया था, इसलिए बोलेंगे 1929-30 में पूरे विश्व में महामंदी आया था, ठीक है। 1929-30 में। कब तक चला था? 1933 तक चला था। याद रखिएगा 1929-30 में महामंदी आया था, 1933 तक चला था। उस मंदी में ना लोगों के पास आय रोजगार घट गया था, लोग बेरोजगार हो गया था, ठीक है, मांग घट गया था, बहुत सारा कल कारखाना बंद हो गया था, लेबर लोग को काम से निकाल दिया गया था, ठीक है। इसी का नाम मंदी है, बाजार मंदा, ठीक है। अब बोलिए तेजी का अर्थ क्या है? तेजी माने लोग के पास जब आय रोजगार ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु का मांग करेगा ज्यादा, तो जितना उत्पादक उत्पादन नहीं कर पा रहा किसान या उत्पादक, उतना मांग हो रहा है। तो जब सप्लाई कम रहेगा, उत्पादन कम रहेगा और बेसिक डिमांड हो जाएगा, क्योंकि लोग का आय रोजगार बढ़ गया है, तो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। महंगाई, उसको बोलेंगे तेजी। बाजार तेजी में है, महंगाई में है, महंगा है सामान। समझे? आगे पढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर 7 है, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत, ठीक है। खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत, फूड एबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी यानी फैट थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैक 2022। याद रखिएगा, ठीक है। खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत यानी फूड एबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी यानी फैट थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, जैक 2022 में दिया है। देखिए अमर्त्य सेन ने, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन ने खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत यानी फैट थ्योरी दिया है। यह भारत का प्रथम अर्थशास्त्री है जिसे 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, भारत का ऐसा प्रथम कौन अर्थशास्त्री है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को, ठीक है। अमर्त्य सेन को 1998 में भारत सरकार द्वारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो भारत का प्रथम अर्थशास्त्री है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में, कौन? अमर्त्य सेन। वही दिया था खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत। बोलेगा सर ये है क्या? खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत है क्या? तो बोलता है जब प्राकृतिक आपदा आता है, बाढ़, सूखा, भूकंप, अकाल, ओलावृष्टि में बर्फ गिरता है, खूब बारिश हो गया या सूखे पड़ गया, भूकंप आ गया, अकाल हो गया, तब उस स्थिति में ना खाद्यान्न मतलब गेहूं, चावल
इस सब के उत्पादन यानी अनाज, गेहूं चावल अनाज के उत्पादन में कमी आ जाती है। और जब उत्पादन में कमी आएगी तो बाजार में वस्तु का सप्लाई कम होगा, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है तो वस्तु का डिमांड करेगा ज्यादा, जिससे वस्तु का दाम महंगा हो जाएगा, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। तो दाम बढ़ने से जो अमीर लोग है, नौकरी वाला है, पैसा वाला है, वो तो खरीद लेगा, लेकिन गरीब लोग के लिए अकाल आ जाएगा, गरीब लोग खरीद नहीं पाएगा। तो उसी को लेकर के एक थ्योरी दिया गया है अमर्त्य सेन द्वारा, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत, कि देश में कभी ऐसा हो सकता है कि खाद्यान्न उपलब्धता गिर सकता है, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आएगा तो फिर उत्पादन घटेगा, जब बाढ़ सूखा भूकंप आएगा तो उत्पादन घटेगा, और वस्तु का डिमांड हो रहा है ज्यादा और सप्लाई होगा कम, तो वस्तु महंगा हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, तब अमीर लोग वस्तु खरीद लेगा, लेकिन गरीब लोग के लिए झंझट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, गरीब के लिए, मिडिल के लिए। तब क्या उपाय होगा सरकार द्वारा? इसलिए भी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाता है, गेहूं चावल धान ये सब सरकार खरीदता है, और गरीबों को कम दाम पर या फ्री बांटता है डीलर घर के द्वारा, ताकि कभी भी खाद्यान्न उपलब्धता में गिरावट नहीं हो, खाद्यान्न सबको मिलते रहे, खाने पीने का चीज जो अनिवार्य वस्तु है, समझे, ताकि अकाल नहीं आए, देश में मंदी नहीं आए, समझे। आगे पढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 8 देखिए, 8 क्या है? 8 है एकाधिकार बाजार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है? जैक 2023 क्या बोला? एकाधिकार बाजार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है? जैक 2023। देखिए एकाधिकार बाजार है वो ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु का ओनली वन विक्रेता हो, एक ही फर्म हो, एक ही सेलर हो, तो उसका कंपटीशन देने वाला कोई नहीं होता है। तो बोलिए वो अपना वस्तु का कीमत यानी प्राइस, प्राइस जो है, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस जो है वो कहीं अधिक तय करेगा, क्योंकि वो अकेला विक्रेता है। तो बोलिए सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको बोलेंगे सीमांत लागत। तो एक वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई एक्स्ट्रा उत्पादन करने का जो एक्स्ट्रा खर्च है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट एमसी। तो जो वस्तु को बेचेगा, कीमत यानी प्राइस बेचेगा, वो कहीं अधिक तय करेगा, क्योंकि अकेला है, कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है, एकाधिकार बाजार है, उद्योग में एक ही फर्म है, पूरे बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता है, तो वो अपना कीमत को मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत से अपना कीमत को कहीं अधिक तय करेगा। इसका मतलब एकाधिकार बाजार में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है। देखिए कीमत ज्यादा है सीमांत लागत से, यानी प्राइस ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बोलेगा पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा? ठीक है, बोलेगा पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा? देखिए परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, यहां पर तो समरूप वस्तु का बिक्री करने वाला बहुत अधिक फर्म होता है। अच्छा बोलिए जिस बाजार में एक ही सामान बेचने वाला बहुत अधिक फर्म होगा वह तो पूरा पूरी कंपटीशन चलेगा, और जब पूरा पूरी कंपटीशन चलेगा तो आप बेसी लाभ कमा पाइएगा, आप अधिक लाभ नहीं कमा पाइएगा। तो किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने का जो एक्स्ट्रा खर्च होगा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, उसी के आसपास आपको प्राइस तय करना होगा। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में ना कीमत सीमांत लागत के बराबर होगा, किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने का जो एक्स्ट्रा खर्च होगा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट एमसी, उसी के बराबर आपको दाम रखना पड़ेगा, आपको दाम उसी के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता है। यहाँ पर एक समान वस्तु बेचने वाला बहुत अधिक फर्म है, तो आपस में कंपटीशन है, और कंपटीशन मार्केट में आप बेसी लाभ नहीं कमा सकते हैं। यहाँ पर होता है सामान्य लाभ, याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को मिलता है सामान्य लाभ। बोलिए सामान्य का क्या होता है? मतलब न्यूनतम लाभ, मतलब कम लाभ मिलेगा। एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट मतलब न्यूनतम लाभ कमा पाएगा, अधिक लाभ नहीं कमा सकता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, एक ही वस्तु बेचने वाला अधिक फर्म है, तो सबके पास दाम भी सेम होगा, अब पूरा ताबड़तोड़ कंपटीशन चलेगा। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होगा प्राइस, मतलब कीमत सीमांत लागत के बराबर होगा, और यहाँ लाभ होगा सामान्य लाभ, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, ज्यादा लाभ नहीं कमाएगा। लेकिन बोलेगा एकाधिकार में क्या होगा? तो एकाधिकार में हो जाएगा तुम्हारा असामान्य लाभ, असामान्य, ठीक है, असामान्य का मतलब हो गया, ठीक है, असामान्य का मतलब हो गया कि जितना मन तितना, ठीक है, इसको बोलेंगे अधिकतम लाभ, इसको बोलेंगे हम लोग अधिकतम लाभ। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे अधिकतम लाभ, क्योंकि एकाधिकार बाजार है, किसी वस्तु का एक ही विक्रेता है, एक ही फर्म है पूरे मार्केट में, ठीक है, एक ही फर्म एक ही विक्रेता बेचने वाला है एक वस्तु का, तो वहां पर होगा असामान्य लाभ। असामान्य मतलब जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, जितना मन तितना, उसको बोलेंगे अधिकतम लाभ, उसको बोलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, मोनोपोली में होगा एकाधिकार में, समझे, याद रखिएगा। आगे चलिए देखिए सवाल नंबर 9 है बाजार की शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्या बोला? बाजार की शक्तियों का वर्णन कीजिए। जैक 2023 देखिए
बाजार का दो ही शक्ति है। अच्छा बोलिए, बाजार में होता क्या है? खरीद बिक्री। बाजार वह क्षेत्र होता है जहां पर किसी वस्तु का एक कीमत पर क्रेता विक्रेता आपस में लेन देन खरीद बिक्री करता है, ठीक है। तो बोले बाजार का शक्ति क्या है? दो शक्ति है कि क्रेता कितना मांग करेगा और विक्रेता कितना बेचेगा, उसी से दाम तय होता है कि नहीं? बोलिए तो अच्छा, बाजार का दो शक्ति है, दो, एक मांग और एक पूर्ति, एक डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड सप्लाई ही तय करता है कि दाम कितना होगा। देख लीजिए, बढ़िया समझिए, देखिए। बोलिए, जब कोई वस्तु का डिमांड होगा ज्यादा और दुकानदार सप्लाई करना चाहेगा कम, हम लोग खरीदना चाहेंगे ज्यादा, दुकानदार बेचना चाहेगा कम, तो दुकानदार क्या करेगा? दाम देगा बढ़ा करके। ये पहला बात हुआ। सेकंड बात समझिए, जब हम लोग कोई वस्तु डिमांड करेंगे कम और दुकानदार बेचना चाहेगा ज्यादा, इस बार उल्टा है, हम लोग खरीदना कम चाह रहे हैं, दुकानदार सप्लाई करना अधिक चाह रहा है, तो दुकानदार को वस्तु का प्राइस घटाना पड़ेगा, है कि नहीं? आगे समझिए, हम लोग वस्तु का जितना डिमांड कर रहे हैं, दुकानदार उतने सप्लाई करना चाह रहा है, मैंने खरीद बिक्री मांग पूर्ति बराबर है। जब मांग पूर्ति बराबर होगा तो दाम में कोई चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे नो चेंज, ठीक है। ना दाम बढ़ेगा ना दाम घटेगा, दाम कुछ नहीं होगा। तो बोलिए, प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड है? डिमांड और सप्लाई पे, यानी मांग और पूर्ति पे। तो बाजार का दो शक्ति है, दो पावर है, एक डिमांड और सप्लाई, कि क्रेता कितना खरीदेगा, कितना डिमांड करेगा, और विक्रेता कितना बेचेगा, मतलब कितना सप्लाई करेगा, उसी से दाम तय होता है बाजार में। समझे? पढ़िए, बाजार में किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने वाली दो शक्तियां वस्तु की मांग मतलब डिमांड एवं पूर्ति यानी सप्लाई होती है। यानी किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होती है जहां वस्तु की मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। समझे? यानी कीमत डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई पर। यदि डिमांड सप्लाई बराबर हुआ तो संतुलन कीमत तय होगा, न कीमत बढ़ेगा न घटेगा, एक स्थिर कीमत संतुलन कीमत तय होगा। लेकिन यदि डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो फिर दाम बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो सप्लाई ज्यादा हो फिर दाम घट जाएगा। यानी कीमत को निर्धारित करने वाला दो ही शक्ति है, डिमांड सप्लाई। क्रेता करेगा खरीदारी डिमांड, विक्रेता करेगा बिक्री यानी सप्लाई। समझे? आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 10, आयात प्रतिस्थापन क्या है? ठीक है, जैक 2022 क्या बोला? आयात प्रतिस्थापन क्या है? बढ़िया समझिएगा। देखिए आयात माने क्या है कि एक देश विदेश से माने दूसरे देश से वस्तु खरीदता है तो उसको आयात बोलेंगे, और जब वस्तु खरीदेगा तो पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, एक देश जब दूसरे देश से वस्तुएं सेवाएं खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं, जिससे हमारे देश से पैसा दूसरे देश की ओर जाता है, हमारे पैसा बाहर देश जा रहा है। तो बोल रहा है आयात प्रतिस्थापन क्या है? बोलता है कि जो वस्तु हम विदेश से आयात करते हैं खरीदते हैं तो उससे मेरा देश का पैसा बाहर जाता है, तो हम क्या करेंगे? जो वस्तु हम विदेश से आयात कर रहे थे खरीद रहे थे उसी के जैसा वस्तु, उसी के जैसा वस्तु मतलब उसके स्थान पर उसी के जैसा वस्तु हम अपना देश में ही यानी देश का कंपनी ही बनाना शुरू कर देगा। उसी के जैसा वस्तु, उस तरह का 100% नहीं, उस तरह का 100% नहीं होगा, उसी के जैसा होगा, काम वही करेगा लेकिन क्वालिटी उस तरह का नहीं होगा, रंग रूप आकार नहीं होगा। यानी जो वस्तु हम विदेश से आयात कर रहे थे उससे देश का पैसा बाहर जा रहा था, अब आयात होने वाला वस्तु को रोक करके उसके जगह पर उसके स्थान पे देश का जो कंपनी है उसी तरह का दूसरा वस्तु बनाएगा और देश के लोग को बेचेगा। इससे क्या होगा? देश का पैसा देश में रहेगा, देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, जो मेरे देश के लिए अच्छा होगा, देश का इस तरह विकास होगा। उसको बोलेंगे स्वदेशी अपना रहा है। तो विदेश से आयात की जाने वाली माने खरीदी जाने वाली वस्तु के स्थान पर उसी के जैसा वस्तु जब देश का कंपनी उत्पादित करने लगे तो देश का लोग को देश का ही वस्तु मिल जाएगा, तो पैसा देश में रहेगा, तो इस तरह से एक देश को फायदा होगा, देश का विकास होगा, क्योंकि देश का पैसा देश में रहेगा। इसी को बोलेंगे आयात प्रतिस्थापन। तो हम जो वस्तु देश में बनाएंगे ना वो विदेश की तरह 100% नहीं होगा, उसके जैसा होगा, क्योंकि उसका क्वालिटी अलग है, मेरा क्वालिटी अलग रहेगा, उसका रंग रूप आकार अलग है, मेरा रंग रूप आकार अलग होगा, दाम अलग होगा, तो उसी के जैसा होगा ना तो काम वही करेगा। तो 100% उस तरह नहीं होगा, काम वही करेगा। उसको बोलेंगे निकट स्थानापन्न, मतलब उसके स्थान पर ये। ठीक है, मतलब वो नहीं है तो ये काम कर देगा, आपका काम निपट जाएगा। लेकिन बोलेगा 100% उस तरह होगा, 100% नहीं होगा। समझे? पढ़िए, आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनका कोई निकट स्थानापन्न देश में ही उत्पादित किया जाता है। बोलिए, निकट स्थानापन्न का अर्थ क्या है? कि उसी की तरह काम करेगा, काम वही करेगा, लेकिन बोलेगा क्वालिटी उस तरह रहेगा नहीं, क्वालिटी अलग रहेगा, रंग रूप आकार कीमत अलग रहेगा, क्योंकि उसका अपना कंपनी मेरा अपना कंपनी है, तो थोड़ा क्वालिटी में चेंज आएगा, थोड़ा रंग रूप आकार दाम में चेंज होगा, लेकिन काम वही करेगा।
ठीक है, काम वही करेगा, उसको बोलेंगे आयात प्रतिस्थापन, कि विदेश से आयात होने वाला वस्तु को रोक दिए, कम कर दिए या बंद कर दिए, और उसी का जैसा वस्तु देश में बना के देश में बेचने लगे, ताकि देश का पैसा देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। समझे, इसी को बोलेंगे आयात प्रतिस्थापन। पढ़ लीजिएगा, आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनका कोई निकट स्थानापन्न, मतलब उसके स्थान पर उसी के जैसा वस्तु देश में ही उत्पादित किया जाता है और देश में बिक्री किया जाएगा, देश का पैसा देश में रहेगा, तो देश को लाभ मिलेगा उस तरह से। आगे पढ़िए 11, अर्थव्यवस्था में साख निर्माण यानी साख सृजन किसके द्वारा किए जाते हैं? जैक 2022। क्या बोला? अर्थव्यवस्था में साख निर्माण माने क्रेडिट का निर्माण। बोलिए साख माने क्या होता है? साख मतलब होता है ऋण, इसी को बोलेंगे क्रेडिट। तो बोलिए ऋण का निर्माण या ऋण का सृजन किसके द्वारा होता है? ऋण कौन देता है हम लोग को? जनता को ऋण कौन देता है? व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, एसबीआई, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब होगा। यानी अर्थव्यवस्था में साख निर्माण बोला है, मैंने ऋण का निर्माण, ऋण का सृजन। तो बोलिए जनता को लोन कौन देता है? जनता को ऋण का निर्माण, ऋण का सृजन किसके द्वारा किया जाते हैं? जनता के लिए व्यापारिक बैंक द्वारा यानी कमर्शियल बैंक द्वारा। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब होगा। जो जनता का बैंक व्यापारिक बैंक कहलाता है। समझे, इसमें से कुछ निजी है, प्राइवेट है, और कुछ सरकारी मतलब गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के रूल से चलता है। समझे, चलिए याद रखिएगा व्यापारिक बैंक द्वारा। लेकिन बोल देगा साख नियंत्रण, समझिएगा, बोलेगा साख नियंत्रण। तो बोलिए साख नियंत्रण, साख माने क्या? ऋण। बोले ऋण का कंट्रोल किसके हाथ में? नियंत्रण माने क्या? कंट्रोल। तो ऋण का कंट्रोल है केंद्रीय बैंक के हाथ में, याद रखिएगा। केंद्रीय बैंक यानी भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई। तो याद रखिएगा साख नियंत्रण, ऋण का कंट्रोल केंद्रीय बैंक आरबीआई के हाथ में है, और साख निर्माण, साख सृजन व्यापारिक बैंक के हाथ में। समझे, ऋण कितना व्यापारिक बैंक दे पाएगा, ठीक है, किसको देगा, कम देगा, अधिक देगा, ये उसके हाथ में है। लेकिन ऋण देने का क्षमता कितना होगा, आधी ऋण दे पाएगा, कम ऋण दे पाएगा, वो केंद्र बैंक आरबीआई के हाथ में है। समझे, तो साख नियंत्रण, ऋण का कंट्रोल आरबीआई, केंद्र बैंक। किसको ऋण देगा, नहीं देगा, कितना देगा, अधिक देगा, कम देगा, वो अपना बुझेगा व्यापारिक बैंक जनता के लिए। समझे, आगे पढ़िए। देखिए अगला सवाल है 12, निजी वस्तु एवं सार्वजनिक वस्तु में क्या अंतर है? मॉडल सेट 2022। क्या बोला? निजी वस्तु एवं सार्वजनिक वस्तु में क्या अंतर है? ये सबको पता है, प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। देखिए प्राइवेट गुड्स बढ़िया समझिएगा, प्राइवेट गुड्स किसी का अपना वस्तु होता है, जैसे अपना फैक्ट्री हो गया, अपना गाड़ी, अपना मकान हो गया, ठीक है। तो निजी वस्तु का लाभ उसी को मिलेगा जो उसका दाम चुकाएगा, ठीक है। और सार्वजनिक वस्तु का लाभ सबको मिलता है, उस सरकार द्वारा निःशुल्क सबके लिए होता है। स्कूल हो गया, रोड हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये हो गया सार्वजनिक वस्तु, ठीक है। निजी वस्तु किसी का अपना होता है, उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा और उसमें कंपटीशन होगा, जो जिस तरह दाम चुकाएगा उसको उतना मिलेगा, कम चुकाएगा कम मिलेगा, अधिक चुकाएगा अधिक मिलेगा, नहीं चुकाएगा नहीं मिलेगा। निजी वस्तु मतलब प्राइवेट गुड्स। लेकिन पब्लिक गुड्स क्या है? उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, उसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होता है, सबको बराबर मिलेगा, उसमें जाति धर्म या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता है, सबको बराबर मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा वस्तु निःशुल्क मिलता है सरकार द्वारा, रोड हो गया, पुल हो गया, ठीक है, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और इसका लाभ सबको मिलेगा। इसके प्रयोग में कोई भेदभाव नहीं होगा, इसके लिए दाम चुकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रतियोगिता, कोई भेदभाव, कोई कंपटीशन नहीं होता है। समझे, पढ़िए। निजी वस्तुओं यानी प्राइवेट गुड्स को खरीदना होता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं का इस्तेमाल मुफ्त में किया जा सकता है, फ्री में कर सकते हैं। निजी वस्तुओं का स्वामित्व मालिक किसी व्यक्ति या संस्था के पास होता है। निजी वस्तु में क्या? अपना कार, अपना गाड़ी, अपना साड़ी, अपना बाड़ी, ठीक है, कोई भी चीज अपना जो है उसका अपना मालिक होता है, कोई व्यक्ति मालिक होगा, कोई संस्था मालिक होगा, ठीक है। वहीं सार्वजनिक वस्तुओं का स्वामित्व मालिक सरकार के पास होता है, जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, मोबाइल, कार निजी वस्तु है, जबकि सड़क, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल आदि सार्वजनिक वस्तु है। समझे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13, आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है? मॉडल पेपर 2024, ठीक है। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है? देखिए हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाई पढ़े हैं, हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाई पढ़े हैं। तो पहला कठिनाई यही है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय, लेन देन तभी संभव हो सकता है जब
दोनों व्यक्तियों के पास दोनों की आवश्यकता की वस्तु हो। यानी आपको चावल का जरूरत है और हमको कपड़ा का जरूरत है, तो हमको जो कपड़ा का जरूरत है वो आपके पास होना चाहिए और आपको जो चावल का जरूरत है वो मेरे पास होना चाहिए। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन केवल तभी संभव हो सकता है जब दोनों व्यक्तियों के पास दोनों की आवश्यकता की वस्तु हो। लेकिन ऐसा संयोग मतलब ऐसा जोड़ा सदैव संभव नहीं है। कभी मेरा वाला आपके पास मिलेगा, आपका वाला मेरे पास नहीं मिलेगा। कभी आपका वाला मेरे पास मिल गया तो मेरा वाला आपके पास नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा तो जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। मतलब चाहिए 5 किलो चावल तो आपके पास 4 किलो चावल है, 3 किलो चावल है। आपको चाहिए कपड़ा 4 पीस, मेरे पास 2 पीस कपड़ा है। यानी होगा क्या, कभी मेरा वाला आपके पास है, आपका वाला मेरे पास नहीं। कभी आपका वाला मेरे पास, मेरा वाला आपके पास नहीं। कभी है तो जितना चाहिए उतना नहीं है, कभी है तो दूर दूर है। मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम है। कभी है तो पसंद नहीं हो रहा है, इस तरह लेन देन नहीं होगा। मुद्रा आया, अब बोला तेरे पास जो वस्तु है आपके पास जो वस्तु है, दोनों अपना अपना वस्तु बाजार में बेच दीजिए और पैसा आएगा, उस पैसा से जो खरीदना खरीद लीजिए, कोई टेंशन नहीं। कोई आदमी खोजना नहीं पड़ेगा कि मेरा सामान क्या लेगा, मेरा सामान क्या लेगा, इस तरह ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। वस्तु को बेच दो और पैसा आएगा, पैसा से जो खरीदना खरीद लो, हो गया दूर समस्या। पढ़िए, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु या सेवा का दूसरी वस्तु या सेवा के साथ सीधा विनिमय होता है, डायरेक्ट लेन देन होता है। मुद्रा का प्रयोग, पैसा का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए इसमें विनिमय केवल तभी संभव हो सकता है जब दोनों व्यक्तियों के पास दोनों की आवश्यकता की वस्तु हो और दोनों आपस में लेन देन के लिए तैयार भी हो। परंतु ऐसा संयोग में जोड़ा सदैव संभव नहीं है। मुद्रा के आविष्कार से यह समस्या, कठिनाई दूर हो गई है, क्योंकि अब मुद्रा के बदले प्रत्येक वस्तु को बेचकर उससे अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु खरीदा जा सकता है। समझे, जो वस्तु उसको बेच दीजिए, अब पैसा आएगा, उस पैसा से जो खरीदना खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको आदमी ढूंढने का जरूरत नहीं है कि क्या लेगा नहीं लेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। समझे, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी कम मिलेगा कभी अधिक मिलेगा, कभी दूर दूर मिलेगा, बहुत टेंशन है वस्तु विनिमय प्रणाली में। तब ना मुद्रा का आविष्कार हुआ, तब मुद्रा का खोज हुआ। आगे चलिए, आगे देखिए सवाल नंबर है 14। विदेशी निवेश माने फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? मॉडल सेट 2022। ठीक है, विदेशी निवेश क्या है? नाम से आंसर है। भारत देश का कोई पूंजीपति, ठीक है, यानी उद्योगपति, कंपनी जब विदेश जाएगा और वहां अपना कंपनी खोलेगा, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, कंपनी चलाएगा, हो गया विदेशी निवेश। या तो फिर भारत देश का कोई पूंजीपति कंपनी विदेश जाकर के विदेश का कंपनी में पैसा लगाएगा, पार्टनरशिप बनेगा, हो गया विदेशी निवेश। समझे, पढ़िए, जब कोई घरेलू निवेशक माने देश का पूंजीपति विदेश में किसी संपत्ति का स्वामित्व खरीदता है, माने किसी कंपनी पर पैसा लगाता है या कंपनी खरीदता है, पूंजी फंसाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है और उसमें अपना पूंजी लगाता है, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। इसमें एक देश से दूसरे देश में पैसे का आदान प्रदान होता है, पैसा वस्तु का लेन देन होगा। ठीक है, विदेशी निवेश से देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इस तरह दोनों देश को व्यापार में फायदा होगा, देश के विकास में फायदा होगा। समझे, विदेशी निवेश से। आगे पढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 15 है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट एवं समष्टिगत आर्थिक एजेंट में क्या अंतर है? जैक 2022। क्या बोला? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट एवं समष्टिगत आर्थिक एजेंट में क्या अंतर है? पहले समझिए आर्थिक एजेंट क्या है। ठीक है, आर्थिक एजेंट क्या है तो पहले हम पढ़ा चुके हैं। आर्थिक एजेंट, एजेंट माने नाम सुनोगे LIC एजेंट, जो LIC वाला काम करता है। ठीक है, खाता खोलता है, पैसा महीना महीना या साल साल में जमा लेता है, फिर जब पूरा जाता है समय तो पैसा ब्याज सहित वापस करता है। नाम सुनोगे बैंक का एजेंट। बैंक का एजेंट कौन है? जो आप बैंक जाइएगा तो आपको बैंक में खाता खोल देगा, ATM कार्ड देगा, जमा निकासी हो जाएगा, वो एजेंट हो गया। एजेंट मैंने क्या? कोई काम करने वाला व्यक्ति। आप बोलिए आर्थिक एजेंट क्या है? आर्थिक एजेंट क्या है बोलिए? तो आर्थिक क्रिया करने वाला व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जो विभिन्न आर्थिक क्रिया को करते हैं। कोई उत्पादन करता है, कोई निवेश करता है, कोई लेन देन खरीद बिक्री विनिमय करता है, कोई वितरण करता है। मुझे नहीं मुझे, तो वे सभी व्यक्ति जो विभिन्न आर्थिक क्रिया को करते हैं और आर्थिक निर्णय मतलब आय रोजगार बिजनेस में डिसीजन लेता है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, कैसे बढ़िया होगा, कैसे लाभ होगा, कैसे क्या होगा। तो वे सभी व्यक्ति जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करते हैं और विभिन्न आर्थिक निर्णय लेते हैं, उसे आर्थिक एजेंट कहते हैं। समझे, मतलब जो अलग अलग आर्थिक क्रिया अपना आय रोजगार व्यापार का काम करता है। एक दुकानदार हो गया आर्थिक एजेंट, हम मास्टर हैं, हम भी कोचिंग पढ़ाकर आय प्राप्त करते हैं, हम भी आर्थिक एजेंट हैं। डॉक्टर इलाज करता है, पैसा कमाता है, वो भी आर्थिक एजेंट है। ड्राइवर भी आर्थिक एजेंट है।
सब कोई आर्थिक एजेंट है, जो भी आय रोजगार प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्रिया करता है, सब आर्थिक एजेंट है। लेकिन आर्थिक एजेंट दो तरह का होता है। एक होता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, दुकानदार, ठीक है, निवेशकर्ता, कंपनी, सब हो गया व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट। एक है समष्टिगत, माने पूरे देश के लिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए। क्या होगा बोलिए? आरबीआई मतलब बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक, केंद्र बैंक। सरकार हो गया जो पूरा देश चलाता है, देश से पहले पैसा कमाता है आय, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में पैसा खर्च करता है, रोड में, पुल में, सड़क में, नहर में, बांध में, स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षा में, चिकित्सा में, डिफेंस में, कानून व्यवस्था में। तो सरकार और बैंक पूरा देश के लिए आर्थिक एजेंट है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए। उसको बोलेंगे समष्टिगत आर्थिक एजेंट, यानी मैक्रो का होगा, मैक्रो का इकोनॉमिक एजेंट होगा। और माइक्रो कौन होगा? एक परिवार हो गया, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग, एक दुकानदार, समझे, एक कंपनी, एक निवेशकर्ता हो गया व्यक्तिगत। पढ़िए, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया करते हैं एवं व्यक्तिगत व्यापारिक निर्णय लेते हैं, जबकि समष्टिगत आर्थिक एजेंट सामूहिक आर्थिक क्रियाएं करते हैं एवं सामूहिक व्यापारिक निर्णय लेते हैं। समझे? जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक दुकानदार, एक फर्म या उद्योग आदि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट है, जबकि बैंक, सरकार आदि समष्टिगत आर्थिक एजेंट है। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िए। आगे देखिए, आगे देखिए, आपका सवाल में कितना है? 16। देखिए 16, उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? जैक मॉडल पेपर 2024। ठीक है, क्या बोला? उपभोक्ता का अधिमान। बोलिए अधिमान का क्या होता है? संतुष्टि। याद रखिएगा, अधिमान का क्या होता है? संतुष्टि होता है। एकदिष्ट माने एक तरफा, एकदिष्ट मतलब होता है एक तरफा। ठीक है, जैसे होता है एक तरफा प्यार, कि हम तुमसे प्यार कर रहे हैं लेकिन तुम नहीं कर रही हो, ठीक है, तुम कर रही हो हम नहीं कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एक तरफा प्यार। तो उस तरह एक तरफा संतुष्टि भी होता है। बुझे नहीं बुझे? आप लोग ये सब बात ज्यादा समझते हैं इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए, उपभोक्ता का अधिमान माने संतुष्टि एकदिष्ट यानी एक तरफा होता है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? बढ़िया समझिएगा। ठीक है, देखिए, दो वस्तु है, एक्स और वाई, दो वस्तु है, ठीक, और दो वस्तु का हम लेंगे अलग अलग जोड़ा। बढ़िया ध्यान दीजिएगा, दो वस्तु का लिए है अलग अलग जोड़ा, एक ए जोड़ा है, एक बी जोड़ा है, एक सी जोड़ा है। ठीक है, बढ़िया समझिए। ए जोड़ा में क्या है? मान लीजिए कि समोसा और जलेबी है, एक्स वाई, ठीक है, समोसा जलेबी। पहला जोड़ा में क्या है? पहला ऑप्शन में मतलब 5 समोसा है, ठीक है, 5 समोसा और जलेबी 4 है, ठीक। दूसरा जोड़ा में क्या है? 5 समोसा और 5 जलेबी है। और तीसरा में क्या है? 5 समोसा और 6 जलेबी है। बढ़िया समझिएगा। तो बोलिए, तो आप कौन सा जोड़ा अधिक पसंद कीजिएगा, जिसमें आपको अधिक संतुष्टि मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा, अधिक पेट भरेगा, आपको अधिक दिखेगा फायदा, उसी को संतुष्ट कीजिएगा, उसी को पसंद कीजिएगा, है कि नहीं? तो देखिए, बढ़िया समझिएगा कि एकदिष्ट अधिमान क्या है? एक तरफा संतुष्टि। बढ़िया समझिए, देखिए, ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, 4 से अधिक 5 हो गया, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन 4 से अधिक 5 है, तो ऑटोमेटिक हम ए से अधिक बी को पसंद करेंगे। ठीक है, अब आइए बी और सी में। देखिए, 5 तो मिल गया, ठीक है, लेकिन 5 से बड़ा 6 होता है, तो ऑटोमेटिक बी की तुलना में हम सी को अधिक पसंद करेंगे। तो बोलिए, एक तरफा संतुष्टि समझे, एक दिष्ट अधिमान समझे। बोलता है एक दिष्ट अधिमान क्या है? एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के अलग अलग जोड़ा ए बी सी में से उस जोड़ा को अधिक पसंद करेगा जिसमें कम से कम एक वस्तु का मात्रा ज्यादा हो और दूसरा का मात्रा कम भी नहीं हो। क्या समझे? कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के अलग अलग जोड़ा है, जब दो चीज मिलाएंगे एक तो करेंगे जोड़ा हो जाएगा, तो दो वस्तुओं का अलग अलग जोड़ा में से उस जोड़ा को, उस संयोग को अधिक पसंद करता है जिसमें कम से कम एक वस्तु का मात्रा अधिक हो और दूसरा का मात्रा कम भी नहीं हो। देखिए देखिए, इससे ये वाला देखिए अधिक है, ये जो बी ऑप्शन है, देखिए 4 से अधिक क्या है? 5 है, अधिक हुआ। देखिए वाला देखिए कम है, कम नहीं है, बराबर है कि नहीं? बढ़िया समझिए, कम से कम एक का मात्रा ज्यादा हो और दूसरा कम भी नहीं हो। देखिए ज्यादा है, देखिए कम नहीं है, बराबर है, इसका मतलब यहाँ बराबर है, यहाँ ज्यादा है, ऑटोमेटिक एक के तुलना में बी को पसंद करेंगे। अब बी और सी देखिए, देखिए 5 से अधिक 6 होता है, 5 से बड़ा 6, और देखिए 5 मिल गया, यानी ये ज्यादा है और ये देखिए कम भी नहीं है, बराबर है, ऑटोमेटिक हम बी से अधिक सी को पसंद करेंगे। तो बोलिए यहाँ पर अधिमान क्रम यानी संतुष्टि क्रम क्या होगा? सबसे अधिक पसंद करेंगे सी को, उसके बाद बी को, उसके बाद ए को, यही आपका अधिमान क्रम। यानी एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का अलग अलग जोड़ा में से उस जोड़ा को अधिक पसंद करता है जिसमें कम से कम एक वस्तु का मात्रा ज्यादा हो और दूसरा कम भी नहीं हो। आधी को चलेगा, ऐसा नहीं है कि 5 है, 6 कर देंगे और बढ़िया हो जाएगा, 4 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा 6 और बढ़िया हो जाएगा। कम नहीं होना चाहिए,
एक ज्यादा है और दूसरा कम हो जाएगा फिर क्या फायदा? तो फिर तो कुछ फायदा नहीं हुआ। एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया फिर तो फायदा नहीं होगा। तो क्या रूल बोल रहा है? कम से कम एक का मात्रा ज्यादा हो और दूसरा कम नहीं हो, दूसरा ज्यादा हो चलेगा। या 5 का जगह 6 कर देंगे 7 कर देंगे चलेगा, लेकिन 5 का जगह कर देंगे 4 3 फिर नहीं होगा। इधर ज्यादा इधर कम फिर क्या फायदा? फिर तो फिर वही बात हो गया, सेम बात हो गया। उस तरह नहीं, कम से कम एक का मात्रा ज्यादा, कम से कम एक का मात्रा ज्यादा और दूसरा देखिए कम भी नहीं है। बराबर हो या तो अधिक हो चलेगा, अधिक हो चलेगा, बराबर हो चलेगा, कम नहीं चलेगा, क्योंकि इधर ज्यादा है इधर कम हो जाएगा फिर वही बात हो गया, समान बात हो जाएगा। समझे? यही यही है। पढ़िए, उपभोक्ता का अधिमान माने संतुष्टि एक दिश माने एक तरफा होता है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता किसी भी दो बंडलों में से, देखिए ये सब अलग अलग बंडल है, अलग अलग जोड़ा है, उस बंडल को माने उस जोड़ा को ज्यादा पसंद करता है जिसमें कम से कम एक वस्तु की मात्रा ज्यादा हो और ये देख लिख दे रहे हैं और दूसरी वस्तु की मात्रा कम भी नहीं हो, और दूसरी वस्तु की मात्रा मात्रा कम भी नहीं हो, कम भी कम भी कम भी नहीं हो। ठीक है, कम भी नहीं हो। ठीक है, इस तरह से होगा, कम भी नहीं हो। क्लियर है? बढ़िया समझिए। उपभोक्ता का अधिमान माने संतुष्टि एक दिष्ट माने एक तरफा होता है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता किसी भी दो बंडल माने अलग अलग जोड़ा में से उस बंडल को अधिक पसंद करेगा, ज्यादा पसंद करेगा जिसमें कम से कम एक वस्तु की मात्रा ज्यादा हो और दूसरी वस्तु की मात्रा कम भी नहीं हो। लेकिन ज्यादा है कम नहीं है बराबर है, ज्यादा है कम नहीं है बराबर है। समझे? देखिए ये होगा अधिक चलेगा, यानी 5 से अधिक 6 होगा, 6 से अधिक 7 होगा चलेगा, अधिक चलेगा बराबर चलेगा, कम नहीं चलेगा। समझे? याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग देखिएगा गांव में ना, गांव में देखिएगा कि कोई दोस्त उस दोस्त के पीछे अधिक घूमेगा जो अधिक खिलाएगा पिलाएगा। यदि कोई दोस्त नाश्ता पानी नहीं कराएगा, नाश्ता पानी नहीं कराता है, खिलाता पिलाता नहीं है, पार्टी नहीं देता है, देखिएगा उसकी तरफ नहीं जाएगा। जो खिलाएगा पिलाएगा पार्टी देगा घुमाएगा उसी की तरफ जाएगा। तो उसी तरह से जिसमें हमको संतुष्टि अधिक मिलेगा उसी को अधिक पसंद करेंगे, एक तरफा संतुष्टि। समझे? जिधर हमको अधिक प्यार मिलेगा उसी को पसंद करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर किसी उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट है तो वह बंडल 10 8 को 8 6 से ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 8 8 तो मिल गया लेकिन 6 से बड़ा 10 होता है। ठीक है, मैंने चेहरा दोनों का सुंदर है चलेगा, लेकिन ये थोड़ा अच्छे घर की है, अच्छे खानदान की है, पैसा वाला है, तो इससे अधिक पसंद करेंगे इसको। दोनों का चेहरा सेम है लेकिन अच्छे खानदान का अधिक पैसा वाला है तो हम इससे अधिक पसंद करेंगे इसको, यानी इसको अधिक प्रीफरेंस देंगे। 10 8 को 8 6 से अधिक पसंद करेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे पढ़िए। आगे देखिए क्या है, 17 पढ़िए। वर्तमान समय में डिजिटल विनिमय मतलब डिजिटल पेमेंट के किन्हीं 4 साधनों को लिखिए। मॉडल पेपर 2024 क्या बोला? वर्तमान समय में डिजिटल विनिमय मतलब डिजिटल लेन देन जो चल रहा है अभी, डिजिटल पेमेंट के किन्हीं 4 साधनों को लिखिए। ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। बोलिए डिजिटल लेन देन का 4 साधन क्या क्या है? एक हो गया आपका एटीएम कार्ड मतलब डेबिट कार्ड, दूसरा हो गया क्रेडिट कार्ड, तीसरा हो गया ऑल यूपीआई पेमेंट। ठीक है, मैंने फोन पे गूगल पे पेटीएम, और तीसरा हो गया नेट बैंकिंग जो बैंक द्वारा होता है। समझे? बढ़िया समझिए। ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑल यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट, गूगल पे फोन पे पेटीएम, नेट बैंकिंग जो बैंक में होता है ऑनलाइन काम। ठीक है, तो डिजिटल विनिमय के 4 साधन ये हैं। क्या क्या? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑल यूपीआई पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग जो बैंक में होता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िए। आगे देखिए 18, जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो तो बाजार में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? बोलिए, जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो तो बाजार में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? हारे, जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाएगा। संतुलन कीमत क्या है? जिस पर डिमांड सप्लाई बराबर होता है, जिस पर मांग पूर्ति डिमांड सप्लाई बराबर होता है उसको बोलेंगे संतुलन कीमत। तो जो कीमत बाजार में होना चाहिए उसको बोलेंगे संतुलन कीमत, और जो कीमत बाजार में भी चल रहा है, जो भी है प्रचलित जो भी चल रहा है वर्तमान में उसको बोलेंगे बाजार कीमत। बढ़िया ध्यान रखिएगा, जो कीमत बाजार में होना चाहिए उसको बोलेंगे संतुलन कीमत। जो होना चाहिए डिमांड सप्लाई बराबर जहां होता है वहां पर जो प्राइस होगा उसको बोलेंगे संतुलन कीमत, ये होना चाहिए। लेकिन जो बाजार में कीमत चल रहा है वर्तमान में है प्रचलित अभी जो भी प्रेजेंट में चल रहा है उसको बोलेंगे बाजार कीमत। तो यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से हो जाएगा अधिक ज्यादा हो जाएगा तो बोले कौन खुश होगा? खुश होगा दुकानदार लोग, खुश होगा उत्पादक लोग, यानी वस्तु बनाने वाला किसान उत्पादक खुश होगा। तो वस्तु का सप्लाई अधिक करना चाहेगा और हम लोग डिमांड कम करना चाहेंगे, यानी यहाँ पर डिमांड कम होगा
दुकानदार बेचना अधिक चाहेगा, सप्लाई करना अधिक चाहेगा, तो इसमें अधिक पूर्ति होगा। डिमांड कम होगा लेकिन पूर्ति ज्यादा करना चाहेगा, क्योंकि दाम बढ़ गया है तो दुकानदार को लाभ ज्यादा होगा तो अधिक बेचना चाहेगा। बात समझे? तो जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाता है ना, तब दुकानदार उत्पादक लोग बेसी खुश होगा, उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, वो वस्तु अधिक बेचना चाहेगा और हम लोग खरीदना कम चाहेंगे। यानी यहाँ डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा। समझे? यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, इसको बोलेंगे क्या? एक्सेस सप्लाई, अधिपूर्ति। इसको बोलेंगे अतिरेक पूर्ति। समझे? ये पूर्ति होगा अतिरेक, यहाँ होगा अधिक पूर्ति, होगा एक्सेस सप्लाई। या डिमांड से अधिक क्या होगा? सप्लाई होगा। इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा कीजिए। जब बोल देगा बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक नहीं, बोल देगा कम, क्या बोल देगा? कम हो, तब क्या होगा? बोलिए। जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से कम हो जाएगा तब हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा, उपभोक्ता के लिए, कस्टमर के लिए। यानी तब कस्टमर बेसी डिमांड करेगा, लेकिन दुकानदार लोग के लिए ठीक नहीं होगा। उत्पादक लोग, दुकानदार लोग, यानी फर्म लोग बेचना कम चाहेगा, सप्लाई करना कम चाहेगा, और हम लोग डिमांड करना अधिक चाहेंगे। दाम घट गया, दाम सस्ता हो गया, यानी यहाँ पर डिमांड होगा ज्यादा सप्लाई से, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सेस डिमांड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। इसको बोलेंगे अधि मांग। क्या बोलेंगे? अधि मांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधि मांग। यानी इसका उल्टा, ठीक है, अधिक मांग बोलेंगे, यानी अतिरेक मांग। हम लोग मांग करेंगे ज्यादा, अधिक डिमांड करेंगे, अधिक खरीदेंगे, लेकिन दुकानदार बेचना कम चाहेगा, तो यहाँ पर सप्लाई से अधिक क्या होगा? डिमांड होगा। यहाँ पर सप्लाई से अधिक डिमांड होगा। समझे? इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड यानी अधि मांग। इसका उल्टा, ठीक है। आगे चलिए, आगे पढ़िए। देखिए 19 क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? बोलिए। इस सवाल तो आज से पढ़ रहे हैं आप लोग, क्लास 7, 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं। संसाधन क्या है? बोलिए। वे वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे सब संसाधन कहलाते हैं। जो उत्पादन में भाग लेते हैं, जमीन हो गया, पूंजी हो गया, लेबर हो गया, औजार हो गया, मशीन हो गया, ये सब सब संसाधन है। जिससे आवश्यकता पूरा होगा, जिससे नया नया वस्तु बनेगा, उत्पादन करेंगे। पढ़िए। संसाधन से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं एवं सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। यानी आवश्यकता जिससे पूरा होता है वही संसाधन है। जैसे भूमि, श्रम, औजार, मशीन इत्यादि सब सब संसाधन है, जिसका उपयोग हम लोग नया नया वस्तु सेवा का उत्पादन में करते हैं, अपना आवश्यकता पूरा करने में करते हैं। सब सब संसाधन है, ठीक है। जमीन, लेबर, पूंजी, औजार, मशीन सब सब संसाधन है। आगे पढ़िए। आगे देखिए 20 देखिए क्या है? पढ़िए 20। पूर्ण प्रतियोगिता माने परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार क्यों होता है? जैक मॉडल पेपर 2022। ठीक है। क्या बोला? पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार क्यों होता है? कब दिया है? जैक मॉडल पेपर 2022 में। ठीक है, बढ़िया समझिए। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तु का बिक्री करने वाला एक ही जगह पर बहुत अधिक विक्रेता, बहुत अधिक फर्म होता है। एक ही तरह का सामान बेचने वाला समरूप वस्तु। तो बोलिए, जब एक ही जगह पर एक सामान, एक ही जैसा वस्तु बेचने वाला बहुत अधिक विक्रेता फर्म होगा, तो आपस में लड़ाई होगा। लड़ाई माने कंपटीशन होगा, बेचने के लिए मारपीट होगा, कंपटीशन होगा, तो वहां पर एक ही दाम होगा प्रचलित। जब सब लोग एक ही जगह पर एक ही वस्तु बेच रहा है तो कंपटीशन होने के चलते एक ही दाम चलेगा। और हम लोग पढ़े हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ना, आप किसी के पास भी दाम पूछिएगा, जब सबके पास वस्तु सेम है तो दाम भी सेम रहेगा। और हम लोग पढ़े हैं कि जब हम कम खरीदें या अधिक खरीदें या नहीं खरीदें फिर भी दाम वही रहे, यानी मांग घटे बढ़े कुछ हो, दाम एक बराबर रहे, दाम एक समान रहे, तो मांग वक्र कैसा होता है? एक्स अक्ष के समांतर, उसको बोलेंगे पूर्णतः लोचदार। ईडी बराबर इंफिनिटी है कि नहीं? बोलिए। हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। क्लियर? देखिए यह क्या है? प्राइस। यह क्या है? डिमांड, यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी है। ठीक है, बोलिए। पूर्ण प्रतिदम क्या होगा? आप चाहे सामान नहीं लीजिए, चाहे कम लीजिए, चाहे अधिक लीजिए, आपको रेट लगेगा सेम, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, पूरा सबके पास ताबड़तोड़ कंपटीशन है। तो प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट, मतलब एक समान दाम रहेगा। ठीक है, वस्तु का एक समान दाम चलेगा, प्राइस एक समान रहेगा। ठीक है, जब बोलिए कीमत में चेंज नहीं हो और डिमांड में चेंज हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र कैसा होगा? एक्स अक्ष के समांतर होगा। याद रखिएगा। ठीक है, जब हम नहीं खरीदे, कम खरीदे, अधिक खरीदे, दाम उतने लगेगा, क्योंकि एक ही जगह है और बहुत सारा विक्रेता है, सबके पास सेम वस्तु है, तो पूरा पूरी कंपटीशन है। आप जिसके पास जाइएगा आपको वही दाम मिलेगा, चाहे लीजिए नहीं लीजिए, कम लीजिए अधिक लीजिए, दाम वही लगेगा। तो जब दाम रहेगा स्थिर ना और मांग में चेंज होगा, तो हम लोग पढ़े मांग की लोच। ईडी बराबर क्या पढ़े? बोलिए। ऊपर में डिमांड, नीचे प्राइस। बोलिए। डिमांड में चेंज है, मान लीजिए 10, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 0,
तो बोलिए जब जीरो नीचे होगा क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर ईडी बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। और जब ईडी बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर, देखिए जिस तरह जा रहा है एक्स अक्ष, ठीक है उस तरह जा रहा है ये भी, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष के समांतर मांग वक्र। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ईडी बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, याद रखिएगा क्या होगा यहाँ पर, ईडी बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, इसको बोलेंगे पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझे, पढ़िए चलिए। और क्या होगा यहाँ पर होगा ए आर बराबर एम आर। क्यों क्यों बोलिए तो, क्योंकि जब दाम स्थिर रहता है तो दाम बराबर होता है ए आर, और जब ए आर स्थिर रहेगा तो ए आर बराबर क्या होगा, एम आर होगा। समझे, पढ़िए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे फर्म होते हैं, लेकिन किसी एक फर्म के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। जब एक ही जगह पर समरूप वस्तु का बहुत सारा विक्रेता होगा तो किसी का बात चलेगा, कोई एक फर्म विक्रेता दाम प्रभावित कर पाएगा नहीं, उसका बात चलेगा ही नहीं। जो बोलेगा ग्रुप, जो बोलेगा सब कोई वही चलेगा, वही बात सेटिस्फाई होगा। समझे, वही तो बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे फर्म होते हैं, बहुत सारा विक्रेता होता है, लेकिन किसी एक फर्म के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। अकेला कुछ नहीं होगा, सबको चाहेगा तब होगा। इसीलिए पूरे बाजार में वस्तु की एक समान कीमत प्रचलित होती है और प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए क्रेता को, मतलब कस्टमर को एक समान कीमत देना पड़ता है। चाहे नहीं लीजिए, कम लीजिए, अधिक लीजिए, आपको दाम एक समान देना पड़ेगा। और जब दाम होगा एक समान तो दाम बराबर होता है ए आर। ठीक है, जब ए आर एक समान रहेगा तो होता है ए आर बराबर एम आर। जब ए आर होता है एक समान स्थिर ना, तो वह ए आर बराबर एम आर होता है। ठीक है, और यहाँ पर होगा मांग वक्र ईडी बराबर इन्फिनिटी, पूर्णतः लोचदार। समझे, अतः कीमत के स्थिर होने के कारण औसत आगम ए आर सीमांत आगम एम आर के बराबर होता है, और मांग वक्र पूर्णतः लोचदार यानी ईडी बराबर इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्लियर है, आगे चलिए। ग्राफ बनेगा, उठो। ठीक है, ग्राफ बना दीजिएगा, आगे पढ़िए। बोलिए, देखिए क्या आगे 21 पढ़िए। विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, मॉडल सेट 2023। बोलिए, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, बोलिए। हम लोगों को विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए, मेरा देश के सरकार को चाहे पूंजीपति को विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए, बोलिए क्यों चाहिए। विदेश में कोई उपहार भेजना है, विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेश से कोई वस्तु सेवा खरीदना बना आयात करना है, विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेश से ऋण लेंगे, विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेश में निवेश करेंगे, विदेशी मुद्रा चाहिए। यही सब तो है, विदेशी व्यापार करने के लिए, बस यही सब है। बोलिए, विदेशों को उपहार भेजने के लिए, अन्य देशों से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने मैंने क्या, आयात करने के लिए। ठीक है, विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए, मैंने विदेशी कंपनी में निवेश करेंगे, विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेश में कारोबार करने के लिए, मैंने व्यापार बिजनेस करेंगे। ठीक है, विदेशियों के कर्ज चुकाने के लिए, विदेश से कर्ज लिए उसको देने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। हो गया, मैंने विदेशी ऋण लेने के लिए, मुझे हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए। आगे देखिए आपका सवाल क्या है, 22 देखिए। उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं, देखिए क्या बोला है, उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं। ये सवाल आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी सवाल, याद रखिएगा। उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं, जब आप कोई वस्तु का उत्पादन कीजिएगा, दो वस्तु का, क्योंकि ग्राफ पेपर में या तालिका में दो वस्तु को एक साथ दिखाया जाता है, एक्स एक्सिस में एक ठो, वाई एक्सिस में एक ठो। ठीक है, तो बोलता है जब आपके पास कोई संसाधन है, कुछ संसाधन है, और उस संसाधन से दो वस्तु का उत्पादन करने के बारे में सोचिएगा ना, तो आपके पास ढेरी विकल्प आएगा कि कौन तो क्या करेंगे, कौन तो अधिक करेंगे, कौन तो कम करेंगे, कौन तो नहीं करेंगे, कौन तो ज्यादा करेंगे। इस तरह का बहुत सारा संभावना आएगा, उसी को बोलेंगे उत्पादन संभावना। याद रखिएगा कि एक उत्पादक अपने सीमित साधनों से और एक तकनीक से उत्पादन करने के लिए तकनीक चाहिए। जैसे किसान खेत जोतेगा तो या तो हल बैल से या तो ट्रैक्टर से, हो गया तकनीक। और कुछ चाहिए पैसा, क्योंकि खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, हल बैल खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए पैसा। तो बोलता है एक उत्पादक अपने सीमित संसाधन और एक तकनीक के द्वारा दो वस्तु का जब उत्पादन करने के बारे में सोचता है तो उसके सामने उत्पादन का कई विकल्प सामने आता है कि कौन तो कितना करेंगे, कौन तो ज्यादा, कौन तो कम, कौन तो नहीं करेंगे, कौन तो करेंगे। इस तरह का बहुत सारा संभावना आता है, उसको बोलेंगे उत्पादन संभावना। और उसको एक साथ बोल देंगे उत्पादन संभावना सेट। सेट मैंने क्या, जैसे मान लीजिए 10 कलम का एक सेट है, 50 कलम का एक सेट है। सेट मैंने क्या, एक से अधिक को ग्रुप में ले लेंगे, हो जाएगा सेट, मतलब समूह में। होता है टिफिन का सेट, एगो टिफिन बाटी होता है, टिफिन बाटी देखिएगा उसमें 3 गो 4 गो सेट रहता है, एक में भात, एक में दाल, एक में सब्जी, एक में भुजिया, समझे, मैंने एक में चटनी। तो सेट मैंने क्या, जैसे अगरबत्ती का 6 गो सेट होता है, कलम का 12 गो सेट होता है। सेट मैंने समूह, ग्रुप, समझिए। उपलब्ध सीमित संसाधनों की मात्रा जो उत्पादक के पास होता है तथा उपलब्ध तकनीक
कोई भी एक तकनीक, जैसे मेरा पढ़ाने का तकनीक क्या है, डिजिटल बोर्ड, किसी का व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। उसी तरह से किसान का तकनीक होता है, किसी का हल बैल, किसी का ट्रैक्टर, समझे। तकनीकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली दो वस्तु, क्या बोला है, दो वस्तु, देख लीजिए, एक अनाज है, एक क्या है, कपास है, एवं सेवाओं के सभी संभावित संयोगों, मतलब जोड़ा, संयोग क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, एग्जांपल देखिए, देखिए तालिका है, उत्पादन संभावनाएं दिया गया है, बढ़िया समझिए। यदि हम दो वस्तु अनाज और कपास लेते हैं, ठीक है, यदि हम कपास का उत्पादन करते हैं तो 10 इकाई होगा, लेकिन फिर अनाज 0 रहेगा, ये आपका हो गया संभावना ए, समझे। अगला है, यदि हम अनाज 0 से 1 करना चाहेंगे, ऑटोमेटिक कपास को कम करना पड़ेगा, देखिए कपास 10 से 9 हो गया। आगे फिर अनाज को हम 1 से 2 कर रहे हैं, देखिए कपास कितना हो गया, 9 से 7 हो गया। ऑटोमेटिक 1 को बढ़ाएंगे, 1 को घटाना पड़ेगा, किसी को पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ता है, समझे कि नहीं। आगे देखिए, जब अनाज को 2 से 3 करेंगे, देखिए कपास कितना हो गया, 7 से 4 हो गया। अब हम अनाज कर दिए 3 से 4, देखिए कपास कितना हो गया, 4 से 0 हो गया। तो क्या हो रहा है, देखिए तो, देखिए कभी कपास 10 है तो अनाज 0 है, कभी देखिए कपास 0 हो गया, देखिए अनाज 4 हो गया। यानी ये जो आपका अलग अलग संभावना आया कि हम अपना संसाधन से और तकनीक से दो वस्तु का ये संभावना उत्पादन कर सकते हैं, ये जोड़ा, देखिए ये सब अलग अलग क्या है, देखिए तो एक जोड़ा हुआ, हो गया तो सेकंड जोड़ा, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो अपना संसाधन और तकनीक से दो वस्तु का जितना अलग अलग संभावना उत्पादन कर सकते हैं, उनको एक साथ बोल देंगे क्या, सेट। इसको एक साथ ग्रुप में समूह क्या बोलेंगे, उत्पादन संभावना सेट, समझे। देख लीजिए वही लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। आगे देखिए, आगे पढ़िए, देखिए आगे क्या है, 23, देखिए 23 है, 23 पढ़िए, देखिए क्या है, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। देखिए क्या बोला, सीमांत अवसर लागत। सीमांत माने क्या होता है, एक अतिरिक्त, सीमांत माने एक अतिरिक्त, और अवसर लागत मतलब किसी को पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ता है, तो किसी को पाने के लिए दूसरा जिसको छोड़ना पड़ता है उसका छोड़ा गया मात्रा जिसको पाए उसके लिए हो गया अवसर लागत, समझे, बढ़िया समझिए। सीमांत मतलब एक अतिरिक्त, और अवसर लागत मतलब कि किसी एक का एक अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए दूसरा का जितना अतिरिक्त इकाई को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, वो हो गया पहला के लिए सीमांत अवसर लागत, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अवसर लागत, अवसर लागत का मतलब ही यही होता है कि एक को पाने के लिए दूसरा को जितना छोड़ना पड़ता है उसका छोड़ा गया मात्रा जिसको पाए उसके लिए दर्द है, उसके लिए अवसर लागत है, समझे। पढ़िए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ना पड़ता है उसे पहली वस्तु के लिए सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। बोले हाँ कि ना। सीमांत माने एक अतिरिक्त, और अवसर लागत का मतलब यही होता है कि एक को पाने के लिए दूसरा को जितना छोड़ना पड़ा वही पहला के लिए अवसर लागत है। मिला दीजिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ना पड़ता है उसे पहली वस्तु के लिए सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। मान लीजिए दो वस्तु एक्स वाई है, ठीक है, यदि हम एक्स का उत्पादन कर रहे हैं तो 10 इकाई कर पा रहे हैं, लेकिन वाई तब 0 कर रहे हैं, वाई कर नहीं पा रहे हैं, ये आपका हो गया, ये आपका संयोग, संयोग मैंने क्या, संभावना मैंने जोड़ा, ये आपका ये जोड़ा हो गया। अब जैसे ही हम y को 0 से 2 करना चाह रहे हैं तो आपका x 10 से 8 हो गया। तो बोलिए इसको 2 एक्स्ट्रा पाने के लिए देखिए इसको 2 एक्स्ट्रा घटाना पड़ा। तो उसी तरह से किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाई को छोड़ना पड़ता है वो पहला वस्तु के लिए सीमांत अवसर लागत कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िए, आगे देखिए 24 पढ़िए, 24, बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु या सेवा की कीमत किसके द्वारा तय होती है। बोलिए, अभी जस्ट बोले हैं बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु या सेवा की कीमत किसके द्वारा तय होती है। तो बाजार में वस्तु सेवा की कीमत तय होती है क्रेता और विक्रेता के द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा, याद रखिएगा। क्रेता खरीदारी करता है यानी वस्तु खरीदता है, मांग करता है, और विक्रेता बिक्री करता है माने बेचता है, सप्लाई यानी पूर्ति करता है। तो कितना डिमांड है क्रेता का और कितना सप्लाई है, पूर्ति है विक्रेता का, वही क्रेता विक्रेता का डिमांड सप्लाई मांग पूर्ति से दाम तय होता है, समझे। पढ़िए, बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु या सेवा की कीमत क्रेताओं एवं विक्रेताओं, मतलब क्रेता करता है मांग खरीदारी और विक्रेता करेगा पूर्ति यानी बिक्री। मांग पूर्ति क्रेता विक्रेता की सहमति से तय होता है। विक्रेता कुछ दाम बोलता है बेचने के लिए और क्रेता कुछ दाम बोलता है खरीदने के लिए, दोनों का सहमति जिस दाम पर हो जाएगा
वही दाम तय हो जाएगा और उसी दाम पर वस्तु का लेन देन खरीद बिक्री हो जाएगा। तो क्रेता का खरीदारी मांग, विक्रेता का बिक्री पूर्ति, उसी से दाम तय होगा कि दाम कितना होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। डिमांड सप्लाई से तय होता है, समझे। आगे पढ़िए। देखिए ये सब सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब सारा, ये सब सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी है, ठीक है, ये वाला भी आपका जो है, ये वाला भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये सब सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, समझे। आगे चलिए, देखिए आगे देखिए क्या है, आगे देखिए 25 मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। पहले बोलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है किसी देश की वह अर्थव्यवस्था जिसमें आधा क्षेत्र को प्राइवेट कंपनी, निजी पूंजीपति और आधा क्षेत्र को सरकार, दोनों मिलकर देश को चलाता है। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। इटली हो गया। तो किसी देश की वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक मतलब सरकार और पूंजीपति दोनों मिलकर देश चला रहा है, दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को डेवलप कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, रोजगार से जोड़ रहा है, जो भी हो अपना व्यापार कर रहा है, दोनों मिलकर देश को चला रहा है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय लेगा कौन, सरकार लेगा। भले यहाँ पर निजी सार्वजनिक दोनों का हाथ है, निजी पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर देश चला रहा है, लेकिन बोलेगा देश का महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे चुनाव को लेकर हो, जनगणना को लेकर हो, देश में कोई महामारी कोरोना आ गया, या भूकंप, बाढ़, सूखा आ गया, किसान को लेकर, रोड को लेकर, डिफेंस को लेकर, पाकिस्तान का हमला को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, संविधान को लेकर, इस सब महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेगा, सरकार लेगा। भले यहाँ पर दोनों मिलकर देश चल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजन सरकार ही लेगा, समझे। जैसे भारत में ले रहा है सरकार, मोदी, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। भले यहाँ पर निजी सार्वजनिक दोनों मिलकर कर रहा है काम, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन देश के लिए, देश हित के लिए वो सरकार ही लेगा, समझे। आगे पढ़िए। देखिए 26 किस देश में सरकार की भूमिका न्यूनतम है, बोलिए। तो किस देश में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। देखिए ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये वाला भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। किस देश में सरकार की भूमिका न्यूनतम है, बोलिए। सरकार की भूमिका न्यूनतम कहां होगा, जहां पर पूंजीपतियों का देश है, कौन, अमेरिका, जहां पर पूंजीपति निजी कंपनी का बोलबाला होता है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये सब देश हो गया, यूएई। तो बोलता है वैसा देश जो पूंजीपतियों का होता है, जहां पर पूंजीपति का अधिक बोलबाला होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, जैसे अमेरिका हो गया, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। उसको बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो सरकार राष्ट्रपति है, उसका बोलबाला कम है। वहां पर देश को चला रहा है, विकास कर रहा है कौन, निजी कंपनी। सरकार सब देश का सारा सिस्टम को, अलग अलग डिपार्टमेंट को निजी कंपनी को सौंप दिया, वही देश चला रहा है, वही देश को डेवलप कर रहा है, विकास का कार्य कर रहा है, समझे। याद रखिएगा। तो यहाँ पर सरकार की भूमिका क्या है, न्यूनतम है, ठीक है। आगे पढ़िए। देखिए आगे क्या है 27 केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का एक निकटतम उदाहरण दीजिए। क्या बोला, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अच्छा बोलिए तो केंद्र में योजना कौन बनाता है, सरकार। और जिस देश की अर्थव्यवस्था को सरकार चलाएगा उसको बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जांपल क्या है, चीन है, रूस है, उत्तरी कोरिया है, समझे। तो हो जाएगा आपका चीन, हो जाएगा आपका रूस, हो जाएगा आपका उत्तरी कोरिया। तो चीन में, रूस में क्या है, सरकार का बोलबाला है, उसको बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। माने सभी कार्य पर सरकार का नियंत्रण है, सभी उत्पत्ति के साधनों पर सरकार स्वामित्व, सरकार मालिक होता है, वहां पर सरकार ही डिसीजन लेता है, वहां पर निजी कंपनियों का बोलबाला नहीं है। निजी कंपनियां भी सरकार के अंतर्गत काम करती है, समझे। कहां पर, चीन में, रूस में। तो उसको बोलेंगे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, क्योंकि केंद्र में योजना बनाता है कौन, सरकार, देश चलाता है, उसको बोलेंगे समाजवादी, ठीक है। यहाँ पर समाज कल्याण करना, देश का विकास करना, समाज कल्याण करना, जन कल्याण करना मेन उद्देश्य होता है सरकार का, समझे। आगे पढ़िए। देखिए 28 किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखिए। देखिए बड़ा अजीब क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखिए जिनका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। जैक 2024। देखिए क्या बोला, किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखिए। आंसर लिखना है, लिखना है प्रश्न, यानी आंसर में प्रश्न लिखना है, ठीक है। जिनका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से। बोलिए समष्टि अर्थशास्त्र में क्या,
मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, ठीक है। बोलिए किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखना है जिनका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। कब आया है? जैक 2024 में आया। बोलिए तो 4 को प्रश्न लिख दीजिए, मिल जाएगा 2 मार्क्स। सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है सारा, ठीक है। कोई कोई 3 मार्क्स का होगा, लेकिन जनरली सब सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध होगा वैसा 4 को प्रश्न लिखो। तो बोलो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया में आय रोजगार का अध्ययन सामूहिक यानी बड़े स्तर पर किया जाता है, उसको बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो बोलिए समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित 4 क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? पहला बात कि देश में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन लेखा जोखा कैसे होता है, ठीक है। देश में आय रोजगार का निर्धारण कैसे होगा, देश में महंगाई क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। आरबीआई का काम क्या है, यानी केंद्र बैंक सेंट्रल बैंक आरबीआई कैसे काम करता है, उसका क्या काम है, सरकार बजट कैसे बनाती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात कैसे होता है, उसका क्या अर्थ है, विदेशी व्यापार क्या है, विदेशी निवेश क्या है। यही सब तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन हो गया। मुद्रा का क्या कार्य है, समझे। बोलिए बोलिए पहला देखिए क्या है, 1 नंबर देश में राष्ट्रीय आय का लेखांकन कैसे होता है, राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा हिसाब किताब कैसे होता है, राष्ट्रीय आय कैसे निकलता है, जीडीपी जीएनपी, ठीक है। दूसरा देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, ठीक है। तीसरा सरकारी बजट के क्या उद्देश्य हैं, सरकार जो बनाता है बजट उसका क्या उद्देश्य है। तो बजट में एक वित्तीय वर्ष का सरकार की आय और सरकार की व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है कि सरकार एक साल में कितना पैसा अलग अलग चीज से प्राप्त करेगा और कितना पैसा अलग अलग चीज में खर्चा करेगा, उसी आय और व्यय का लेखा जोखा होता है बजट में। तो बजट का क्या उद्देश्य है। चौथा भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य यानी आरबीआई का क्या कार्य है। पांचवा विदेशी निवेश क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, देश में आय रोजगार का निर्धारण कैसे होगा, ये सब सारा प्रश्न हो जाएगा, समझे। मुद्रा क्या कार्य है, ये सब हो जाएगा। देश में जनगणना कैसे होता है, ये सब हो जाएगा, समझे। आगे चलिए, आगे देखिए 29 पढ़िए, 29 पढ़िए 29। उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। क्या बोला, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या बोला है, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी है। इधर सारा क्वेश्चन जो लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। देखिए बजट मतलब होता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में 4 दिन पहले सरस्वती पूजा पार हुआ, ठीक है, 23 तारीख को। तो सरस्वती पूजा करने के दौरान ना वहां पर भी बजट का बात किया गया। बजट का मतलब होता है कि सरस्वती पूजा करेंगे तो कितना रुपया खर्चा होगा, मूर्ति में, फल में, पंडित में, डीजे में, पंडाल में, ये हो गया खर्च। अब पैसा कहां से आएगा, तो चंदा कलेक्शन करेंगे, मास्टर लोग से लेंगे, ठीक है, गांव के लोग से लेंगे, गाड़ी घेरेंगे। तो जो गाड़ी घेर के मास्टर से गांव के लोग से आया वो आय हुआ, और मूर्ति में, फल में, पंडित में, डीजे में, पंडाल में कितना खर्चा हुआ तो व्यय हुआ। यही आय व्यय का हिसाब किताब होता है बजट। तो जब एक उपभोक्ता कहीं से पैसा कमा के लाता है वो आय होता है, और जब बाजार जाके पैसा खर्च करता है व्यय, तो आय का व्यय हो गया बजट। यानी उपभोक्ता जब अपना आय का व्यय करता है ना, तो यही आय व्यय का हिसाब किताब क्या होता है, बजट। तो बोलिए उपभोक्ता का बजट सेट क्या है। देखिए एग्जांपल समझिए, आपके पास 20 रुपया आय है, उसका आप व्यय करने गए हैं, ठीक है, अपना आय का क्या करने गए हैं, व्यय करने गए हैं, बाजार खर्चा करने गए हैं, ठीक। अब 2 वस्तु खरीद रहे हैं, एक समोसा, ठीक है, और एक जलेबी आप खरीद रहे हैं, ठीक। दोनों का दाम मान लीजिए 5 रुपया 5 रुपया, इसका दाम 5 रुपया पीस, इसका दाम 5 रुपया पीस, क्लियर है। दोनों का दाम 5-5 रुपया पीस है, ठीक है। यदि आप 20 रुपया दे दीजिएगा समोसा में, जलेबी नहीं खरीदिएगा, तो समोसा खरीद पाइएगा 4 पीस, 5 4 20, जलेबी खरीद नहीं पाइएगा, 0। लेकिन आपको जलेबी खरीदने का मन कर रहा है, तो यदि जलेबी खरीदिएगा 1 ठो तो समोसा होगा 3 ठो, जलेबी 2 ठो तो समोसा 2 ठो, जलेबी 3 ठो फिर समोसा हो जाएगा 1 ठो, जलेबी 4 ठो तो समोसा खरीद नहीं पाइएगा। तो बोलिए ये क्या हुआ, क्या ये आपका हो गया अलग अलग जोड़ा, यानी ये ए हुआ, दूसरा बी हुआ, तीसरा सी हुआ, चौथा डी हुआ, पांचवा ई हुआ। यानी 20 रुपया में आप समोसा और जलेबी जो 5 रुपया पीस है, उसका ये जोड़ा आप खरीद सकते हैं। बढ़िया ध्यान दीजिएगा, आप ये जोड़ा खरीद सकते हैं कि यदि समोसा 4 तो जलेबी 0 होगा, यदि जलेबी 1 तो समोसा 3 होगा, जलेबी 2 समोसा 2, जलेबी 3 समोसा 1, जलेबी 4 समोसा 0 हो जाएगा, नहीं खरीद पाएंगे। तो ये जो आपका जोड़ा खरीद पाए, यही है बजट सेट। जब आप आय का व्यय करने गए तो हो गया बजट। तो उस बजट में आप
ये जोड़ा खरीद सकते हैं। उसको एक साथ बोलेंगे समूह में क्या, बजट सेट, उपभोक्ता का बजट सेट। कि आपका जो आय का व्यय हुआ, आपका जो बजट है 20 रुपया, उस 20 रुपया से आप ये खरीद सकते हैं। तो वो जो अलग अलग सेट है, अलग अलग जोड़ा है, अलग अलग संयोग, संयोग का कॉम्बिनेशन, जोड़ा, बंडल, उसी को बोलेंगे बजट सेट। एक साथ सभी को, समझे? पढ़िए, एक उपभोक्ता अपने पास उपलब्ध आय 20 रुपया तथा खरीदी जाने वाली दो वस्तुओं समोसा जलेबी की कीमतों 5 रुपया के साथ उनकी जितनी उपभोग संयोगों में जोड़ा को खरीद सकता है, उनके समूह को उपभोक्ता का बजट सेट कहा जाता है। ये समूह को बोलेंगे एक साथ बजट सेट। समझे? आगे चलिए, आगे पढ़िए, देखिए पढ़िए 30, वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, वित्तीय बाजार मतलब फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जैक 2024। ठीक है, यानी हाल ही में दिया है 2 साल पहले। ठीक है, वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जैक 2024। बोलिए, नामे से देखिए आंसर है फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। बोले क्या है, वित्तीय बाजार वह तंत्र यानी वह बाजार है जहां वित्तीय परिसंपत्ति, आप बोलिए वित्तीय परिसंपत्ति क्या होता है, जैसे हो गया आपका क्या, धन, माने कोई जगह, जमीन, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, ये सब। ठीक है, सोना चांदी, ऋण, शेयर, बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधन, माने मशीन, पूंजीगत सामान, ये सब। ठीक है, बोलिए वित्तीय बाजार वह तंत्र है जहां वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन देन होता है और बचत को निवेश में बदला जाता है। जो पैसा आप बचत किए उससे कोई निवेश कर दीजिए, माने कोई काम शुरू कर दीजिए। जो पैसा बचा बचा कर रखे, एक घर खरीद लीजिए, या फैक्ट्री खोलिए, दुकान खोलिए, कोचिंग खोलिए, लाइब्रेरी खोलिए, आप कंप्यूटर सेंटर खोलिए, मॉल खोलिए, शोरूम खोलिए, इस तरह का। ठीक है, यानी वित्तीय बाजार वह तंत्र, वह बाजार है जहां वित्तीय परिसंपत्तियों का, माने पूंजीगत सामान का लेन देन होता है और बचत को निवेश में बदला जाता है। जो पैसा बचत किए हैं उसको निवेश किया जाता है कंपनी में, उद्योग में, शोरूम में, होटल में, मॉल में। ठीक है, यानी वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट वह स्थान या व्यवस्था है जहां धन, माने कोई भी धन, जैसे कोई धन को रखा है, जमीन खरीदा है, कोई बिल्डिंग, कोई मशीन, कोई सोना चांदी, ठीक है, इस तरह का, कोई गाड़ी, ऋण, शेयर, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों का क्रय विक्रय लेन देन किया जाता है। समझे? आगे पढ़िए, आगे देखिए क्या है, पढ़िए 31, उपभोक्ता के अधिमान माने क्या, संतुष्टि को किस वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या बोला, उपभोक्ता के अधिमान माने संतुष्टि को किस वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो उसको दर्शाते हैं अधिमान मानचित्र। अधिमान माने क्या होता है, उदासीनता मानचित्र। ठीक है, याद रखिएगा, अधिमान का अर्थ है संतुष्टि। और हम लोग पढ़े उपभोक्ता के संतुष्टि को यानी अधिमान को दर्शाया जाता है किसमें, उदासीनता मानचित्र में, यानी अधिमान मानचित्र में। देखिए उदासीनता मानचित्र इस तरह का होता है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ठीक है, वाई तरफ वस्तु वाई, एक्स तरफ वस्तु एक्स। क्लियर? इट हो गया एक उदासीनता वक्र IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, ये हो गया आपका IC2 उदासीनता वक्र 2, ये हो गया आपका IC3 उदासीनता वक्र 3। तो बोलता है जब भिन्न भिन्न उदासीनता वक्रों को इंडिफरेंस कर्व, IC में क्या, इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र, तो भिन्न भिन्न उदासीनता वक्रों को जब एक साथ समूह में, ग्रुप में दिखाया जाएगा उसको बोलेंगे उदासीनता मानचित्र। देखिए मानचित्र में क्या होता है बोलिए तो, जैसे भारत का मानचित्र में क्या है, भारत का सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सब आएगा। लेंगे झारखंड का मानचित्र, झारखंड का सब जिला आएगा। लेंगे दुमका का मानचित्र, दुमका का सब प्रखंड, सब गांव आएगा। उसी तरह से लेंगे उदासीनता मानचित्र, क्या होगा, भिन्न भिन्न उपभोक्ता का अलग अलग जो उदासीनता वक्र होगा, IC1 IC2 IC3 यानी इंडिफरेंस कर्व 1 2 3, जो उदासीनता वक्र जो अलग अलग है उसको दिखाएंगे एक साथ ग्रुप में, समूह में, तो उसको बोलेंगे उदासीनता मानचित्र यानी अधिमान मानचित्र। आप बोलिए जो सबसे ऊपर में है वो संतुष्टि अधिक देगा, जो सबसे नीचे है वो संतुष्टि कम देगा। तो बोलिए यानी सबसे कम संतुष्टि स्तर ही है, उससे अधिक होगा IC2 में, उससे अधिक होगा IC3 में। तो ये सब जो अलग अलग उदासीनता वक्र है उनके समूह को बोल रहे हैं उदासीनता मानचित्र। ये क्या दिखा रहा है, उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर को दिखा रहा है कि सबसे, देखिए मूल बिंदु से सबसे कम दूरी में ये है, कम दूरी में तो कम संतुष्टि देगा, उससे अधिक में ये अधिक देगा, उससे अधिक में ये सबसे अधिक ये देगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, IC3 में सबसे अधिक होगा, IC2 में उससे कम, और उससे कम किसमें होगा, IC1 में होगा। समझे? याद रखिएगा। तो अलग अलग उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि स्तर बताता है अलग अलग उपभोक्ता के लिए। समझे? तो उदासीनता मानचित्र क्या है, अलग अलग उदासीनता वक्रों का ग्रुप है, समूह है,
उसी को बोलेंगे उदासीनता मानचित्र। तो जो अधिमान यानी संतुष्टि को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए आगे क्या है, आगे 32 राजकोषीय नीति क्या है, क्या बोला, राजकोषीय नीति क्या है, इसको बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या, इसको बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कहेंगे इसको, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति क्या है, ठीक है बोलिए। राजकोषीय नीति, एक होता है मौद्रिक नीति, एक होता है राजकोषीय नीति। देखिए मौद्रिक नीति मतलब हो गया कि केंद्र बैंक भारत में मुद्रा की पूर्ति करता है, आरबीआई मुद्रा छापता है और भारत में सप्लाई करता है, और उसके साथ साथ साख नियंत्रण मतलब ऋण का कंट्रोल उसी के हाथ में है। तो केंद्र बैंक की साख संबंधी नियंत्रण और मुद्रा की पूर्ति से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। प्रत्येक देश में मौद्रिक नीति को केंद्र बैंक आरबीआई द्वारा लागू किया जाता है। भारत में आरबीआई प्रत्येक देश में केंद्र बैंक द्वारा लागू किया जाता है, समझे, क्योंकि मौद्रिक नीति। तो मुद्रा से संबंधित, साख मुद्रा के नियंत्रण से संबंधित, उसको बोलेंगे मौद्रिक नीति। आप समझिए राजकोषीय नीति क्या है, ठीक है, तो राजकोषीय नीति है बजट से संबंधित नीति। तो बोलिए सरकार के बजट में क्या होता है कि सरकार एक वित्तीय वर्ष में कितना आय प्राप्त करेगा विभिन्न साधन स्रोतों से, कितना पैसा व्यय करेगा, जरूरत पड़ने पर कितना ऋण लेगा, अलग अलग वस्तु सेवा आय संपत्ति पर कितना टैक्स लगाएगा। तो राजकोषीय नीति क्या है, बजट से संबंधित। अब बजट में क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में कितना आय प्राप्त करेगा, कितना व्यय करेगा, कितना ऋण लगाएगा, कितना टैक्स लगाएगा, तो ये सबसे संबंधित नीति को बोलेंगे राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल वित्त मंत्री, अभी कौन है, निर्मला सीतारमण, जो बजट पेश करती है 1 या 2 फरवरी को, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। ठीक है, तो वित्त मंत्री बजट पेश करता है, मतलब राजकोषीय नीति को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ही लागू करेगा, समझे। पढ़िए, सार्वजनिक आय, व्यय, टैक्स यानी कर एवं ऋण यानी सरकार के बजट से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय माने वित्त मंत्री द्वारा लागू किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, राजकोषीय नीति मतलब बजट से संबंधित नीति को भारत सरकार का वित्त मंत्री ही पेश करता है लागू, समझे। इसमें क्या होता है, सार्वजनिक आय बोलेगा, सार्वजनिक व्यय बोलेगा, टैक्स बोलेगा, सार्वजनिक ऋण बोलेगा, ये सब सरकार के बजट से संबंधित नीति है राजकोषीय नीति, समझे। आगे चलिए, आगे पढ़िए, देखिए 33 पढ़िए 33, मुद्रा लेखे की इकाई का कार्य करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए जैक 2024। क्या बोला, मुद्रा लेखे की इकाई का कार्य करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए जैक 2024 में दिया था। ठीक है, देखिए नाम से आंसर है, मुद्रा लेखे की इकाई मतलब मुद्रा के द्वारा लेखा जोखा हिसाब किताब होता है, मूल्य का मापन होता है, वस्तु सेवा का लेन देन होता है, बोलिए है कि नहीं। मुद्रा मैंने क्या, पैसा, अरे पैसा से ही तो कोई वस्तु का सेवा का मूल्य मापन होता है, लेन देन खरीद बिक्री हिसाब किताब लेखा जोखा होता है, लिख दीजिए उसको, बोलिए क्या करना है। मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है, यानी अभी मुद्रा के द्वारा ही तो चारों तरफ लेन देन हो रहा है, वस्तु सेवा का खरीद बिक्री हो रहा है, मुद्रा के द्वारा ही वस्तु सेवा का खरीद बिक्री हो रहा है चारों ओर, माने ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सबको एक्सेप्ट कर रहा है वस्तु सेवा लेन देन के बदले, समझे, क्रय विक्रय कर रहा है इसके द्वारा। तो मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि विनिमय का सर्वमान्य माध्यम कौन है, तो मुद्रा, समझे, यानी वर्तमान में प्रत्येक वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, मुद्रा के द्वारा मापा जाता है प्रत्येक वस्तु सेवा का कीमत। ठीक है, और मुद्रा के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का विनिमय मतलब लेन देन क्रय विक्रय किया जाता है और लेखा जोखा हिसाब किताब किया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे 34। ठीक है, लाभ कैसे निकाला जाता है, बोलिए। लाभ मैंने क्या, प्रॉफिट, लाभ का अर्थ क्या है, प्रॉफिट, बोलिए कुल लाभ या लाभ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन देगा कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट या लाभ कैसे निकाला जाता है, तो बोलिए। एक उत्पादक जब वस्तु का उत्पादन करता है ना, तो उत्पादन करने में उसको भिन्न भिन्न साधनों को एकत्रित करना पड़ता है, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, पूंजी, कच्चा माल, लेबर, तो उसमें पैसा खर्चा करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, उसको बोलेंगे लागत। तो एक उत्पादक को वस्तु उत्पादन करने के दौरान जितना कुल खर्च होता है लगाना पड़ता है, उसको बोलेंगे कुल लागत, टोटल कॉस्ट टीसी, समझिए, टोटल कॉस्ट टीसी। और जब उत्पादित वस्तु को बाजार में बेच देता है तो बेच के पैसा आता है रिटर्न, उसको बोलेंगे कुल आय या कुल आगम, टोटल रिवेन्यू, उसको बोलेंगे टीआर, टोटल रिवेन्यू। क्या बोले,
कि उत्पादित वस्तु को उत्पादक यानी मालिक जो फर्म है बाजार में बेच देता है, और बेच के जो बदले में पैसा प्राप्त हो रहा है कुल आय, उसको बोलेंगे कुल आगम, जो बेच के आया, टोटल रेवेन्यू टीआर। अब बोले लाभ कितना होगा, तो उत्पादित वस्तु को बेच के जो पैसा प्राप्त हुआ फर्म को यानी उत्पादक को, विक्रेता को, उसको बोलेंगे कुल आगम, टोटल रेवेन्यू टीआर। और वस्तु को बनाने में, उत्पादन करने में पैसा खर्चा किया था इधर, उसको बोलेंगे कुल लागत, टोटल कॉस्ट टीसी। तो कुल बेच के जो आया कुल आगम, टोटल रेवेन्यू टीआर, और कुल उत्पादन करने में जो खर्चा हुआ कुल लागत, टोटल कॉस्ट टीसी, उसका अंतर कर दीजिए, जितना शेषफल बचेगा वो लाभ हुआ। यानी कलम तो बेच के आया 100 रुपया, अब बनाने में खर्चा किए थे 80 रुपया, 20% लाभ हो गया। समझे? बोलिए, कुल आगम जो बेच के आया टोटल रेवेन्यू टीआर, तथा कुल लागत जो बनाने में खर्चा किए थे टोटल कॉस्ट टीसी के अंतर को कुल लाभ कहा जाता है। अतः कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत। लाभ का होता है संकेत क्या, पाई, याद रखिएगा, पाई होता है, पाई क्या होता है, पाई। पाई बराबर क्या होता है, टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, कुल बेच के जो आया कुल आगम, टोटल रेवेन्यू टीआर, कुल जो बनाने में खर्चा किया उत्पादन करने में टोटल कॉस्ट टीसी, कुल लागत के अंतर को कुल लाभ कहेंगे। बेच के आया 100, लगाए थे 80 बनाने में, 20% लाभ हुआ, तो कुल लाभ हो जाएगा कुल आगम माइनस कुल लागत, पाई बराबर टीआर माइनस टीसी। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िए 35। देखिए ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, सब सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पढ़िए 35। एक फर्म की संप्राप्ति, संप्राप्ति में क्या होता है, जो उत्पादित सामान है उसको जो बेच के प्राप्त हो रहा है, संप्राप्ति में क्या, जो सामान बेच के प्राप्त होता है, आगम, इसी को हम लोग आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आगम बोलेंगे, आगम यानी आय, जो बेच के मिलता है, आता है, पैसा प्राप्त होता है। तो एक फर्म की संप्राप्ति बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध होता है, बोलिए। अच्छा बोलिए, तो एक फर्म की संप्राप्ति माने आगम, बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध होगा। अच्छा बोलिए, हम कलम विक्रेता हैं, हम कलम बना बना के बेचते हैं, तो हमको कलम बेच के जो राशि प्राप्त होगा हम कैसे निकालेंगे, बोलिए। तो टोटल रेवेन्यू हमको कितना प्राप्त होगा, कुल आगम कुल आय, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, बोलिए। तो एक कलम कितना बेचे, प्राइस क्या है, और कितना कलम बेचे, क्वांटिटी क्या है, गुना कर देंगे, आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, कुल आगम प्राप्त हो जाएगा, कुल संप्राप्ति है कि नहीं, बोलिए। तो अच्छा है कि नहीं, बोलिए। संप्राप्ति कैसे आएगा, सामान बेच के जो प्राप्त हुआ कैसे निकालेंगे उसको, तो बाजार कीमत प्राइस कितना है और बेची गई मात्रा क्वांटिटी कितना है, गुना कर दिए, मल्टीप्लाई, आ जाएगा टीआर, टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, है कि नहीं, बोलिए। एक फर्म की कुल संप्राप्ति में कुल आगम बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कुल संप्राप्ति बराबर हो जाएगा बाजार कीमत गुना बेची गई मात्रा, मतलब टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुल संप्राप्ति कितना आएगा, बाजार कीमत कितना है और बेची गई मात्रा कितना है, गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू टीआर पी इंटू क्यू। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। आगे देखिए 36, देखिए 36। एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत और औसत आगम एवं सीमांत आगम में क्या संबंध होता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। एक कीमत स्वीकारक फर्म, अच्छा बोलिए, तो कीमत स्वीकारक और कीमत निर्धारक, बढ़िया समझिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में ना एक समान वस्तु बेचने वाला उद्योग का बाजार में बहुत अधिक फर्म होता है। उद्योग वस्तु उत्पादन कर दिया और बाजार में सभी फर्म को वस्तु भेज दिया, मैंने बेच दिया। अब देखिए बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारा फर्म होता है, तो कंपटीशन चलता है, तो यदि उद्योग दाम तय नहीं करेगा ना पूर्ण प्रतियोगिता में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म लोग बाजार में वस्तु बेच रहा है, कोई दाम रख देगा ज्यादा, कोई दाम रख देगा कम, कोई बेसी लाभ कमाएगा, कोई कम लाभ कमाएगा। तो यही कंपटीशन को देखते हुए ना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग ही कीमत तय कर देता है, और उद्योग से सभी फर्म सामान खरीदता है और उद्योग का दाम को स्वीकार करता है। मतलब उद्योग जो दाम तय किया वही दाम को स्वीकार करके अपना सामान को उसी दाम पर बेचता है। क्योंकि यदि यहाँ पर उद्योग दाम तय नहीं किया तो फिर अनेक फर्म है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन के चक्कर में, लड़ाई के चक्कर में, बेचने के चक्कर में कोई दाम रखेगा ज्यादा, कोई कम, कोई बेसी लाभ कमाएगा, कोई कम लाभ कमाएगा, तो एक ही वस्तु का दाम ना बाजार में अलग अलग हो जाएगा। इस तरह कंपनी का नाम खराब होगा। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में ना उद्योग जान रहा है कि मेरा सामान तुम बेच रहा है, ई बेच रहा है, ई बेच रहा है, ई बेच रहा है, सब बेच रहा है। अब कोलगेट, पतंजलि का सब बेच रहा है। यदि कंपनी दाम तय नहीं करेगा, यदि उद्योग दाम तय नहीं करेगा, तो कोई रखेगा 12 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 8 रुपया, कोई 9 रुपया।
जिसको जिस तरह समझ में आएगा उस तरह दाम रख देगा। तो एक ही वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो एक वस्तु का दाम तो, एक कंपनी का दाम तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसी कंपटीशन को देखते हुए यहाँ पर उद्योग कीमत तय करता है। तो उद्योग की कीमत निर्धारक कहां पर, पूर्ण प्रतियोगिता में। और सभी फर्म इसका दाम को स्वीकार करके अपना वस्तु को उसी दाम पर बेचता है। तो फर्म हो गया कीमत स्वीकारक, उद्योग की कीमत निर्धारक पूर्ण प्रतियोगिता में। अब बात करेंगे एकाधिकार में। तो एकाधिकार में उद्योग का सामान बेचने वाला बाजार में एक ही फर्म है, एक ही भी करता है, उसका कोई कंपटीशन देने वाला है ही नहीं। तो उस तरह तो फर्म अपना दाम तय करबे करेगा, दाम बढ़ा देगा, घटा देगा, वो अपना मनमर्जी करेगा, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन देने वाला है ही नहीं। तो जब कंपटीशन देने वाला नहीं रहेगा ना, तो जो उद्योग का बाजार में एक ही फर्म है, एकाधिकार में, मोनोपोली में क्या है, एक भी करता है, एक ही फर्म होगा, तो फिर वो दाम कम बेसी करेगा। तो एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होता है, वो अकेला है तो दाम तय कर सकता है, दाम निर्धारित कर सकता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारा फर्म है, तो किसी एक का बात नहीं चलेगा, कोई एक आदमी कुछ बोलेगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा है, सबको जो बोलेगा वही होगा। तो सबका मालिक एक है, कौन, उद्योग। सभी फर्म का मालिक क्या है, एक है, उद्योग है। आप लोग सुने होंगे सबका मालिक एक है ऊपर में, उसी तरह सभी फर्म का मालिक कौन है, उद्योग है, वही दाम तय करेगा और फर्म कीमत स्वीकारक होगा। लेकिन एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होगा, क्योंकि वो अकेला है, कोई कंपटीशन देने वाला है नहीं। जब एक बाप का एक ही बेटा है, बापो मालिक है, बेटो मालिक है। लेकिन एक बाप का 5 बेटा है, तब बेटा सब भाई भाई लड़ेगा, तो फैसला बाप करेगा ना, समझे। बोलिए, तो एक कीमत स्वीकारक फर्म बोलिए कहां होता है, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। याद रखिएगा, ये कहां होता है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में होगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्वीकारक फर्म होगा, यानी यहाँ पर फर्म कीमत स्वीकार करेगा और उद्योग कीमत निर्धारक करेगा। ठीक है, बोलिए, तो एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत यानी क्या रे, प्राइस, और औसत आगम माने एवरेज रेवेन्यू AR, एवं सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू MR। ठीक है, MR में क्या संबंध होता है, तुम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े बोलिए, अभी जस्ट पढ़े कुछ देर पहले, कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान दाम रहता है, चाहे आप नहीं लीजिए, कम लीजिए, अधिक लीजिए, आपको दाम वही देना पड़ेगा। और जब दाम होता है एक समान, प्राइस एक समान, तो प्राइस बराबर क्या होता है, AR, तो AR भी होगा एक समान। और जब AR एक समान स्थिर रहता है, तो वह MR के बराबर होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, जो प्राइस होगा वही AR होगा, वही MR होगा, समझे। जो होगा प्राइस वही होगा AR, वही होगा MR, बुझे नहीं बुझे, तीनों बराबर होगा, तीनों। बोलिए, एक कीमत स्वीकारक फर्म यानी पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत यानी प्राइस, उसके औसत आगम यानी AR और सीमांत आगम यानी MR, ठीक है, के बराबर होती है। कीमत स्वीकारक फर्म का जो बाजार कीमत है, औसत आगम AR सीमांत आगम MR के बराबर होगा। मतलब बाजार कीमत बराबर औसत आगम बराबर सीमांत आगम, जो प्राइस होगा वही AR होगा, वही MR होगा, समझे, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक समान रहता है। इसीलिए तो बोला कि कीमत जो रेखा है, इसमें कीमत चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी चेंज होगा। आप नहीं लीजिए, कम लीजिए, अधिक लीजिए, क्वांटिटी चेंज है, लेकिन दाम वही लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फर्म है, कंपटीशन मार्केट है, दाम चेंज नहीं होगा, एक बार तय हो गया, समझे। तो कीमत जो रेखा होगा, जो मांग वक्र होगा ना, DD, वह एक्स अक्ष के समांतर होगा। इसलिए बोलते हैं ED बराबर क्या, इन्फिनिटी, समझे। क्या होगा, ED बराबर हो जाएगा आपका, ED बराबर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। बुझे नहीं बुझे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। आगे देखिए 37, पढ़िए 37, राजकोषीय घाटा क्या है, बोलिए, क्या बोला, राजकोषीय घाटा क्या है। बोले घाटा कब होता है, सरकार को घाटा तब होता है जब सरकार का व्यय ज्यादा हो जाए और आय कम प्राप्त हो, है कि नहीं, बोलिए। जब सरकार का व्यय ज्यादा होगा और आय प्राप्त कम होगा, तो बोलेंगे सरकार को घाटा हो गया। तो बोले राजकोषीय घाटा क्या है, तो बोलता है एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक लेखा वर्ष में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में सरकार का कुल व्यय ज्यादा है और कुल आय कम है, तो घाटा हो जाएगा। तो कहता है एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय तथा कुल आय, जिसमें केवल ऋण आय को शामिल नहीं किया जाता है, ऋण आय को जोड़ा नहीं जाता है, ऋण आय को छोड़कर के अंतर को बोलेंगे राजकोषीय घाटा। घाटा मतलब व्यय ज्यादा, आय कम। राजकोषीय घाटा मतलब कि कुल व्यय और कुल आय का अंतर करेंगे, कुल व्यय और कुल प्राप्ति यानी आय का अंतर करेंगे, लेकिन उस आय में ऋण आय शामिल नहीं होगा, जो पैसा ऋण के रूप में लिए हैं वो शामिल नहीं होगा, उसको बात दे करके। बोलिए, एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय तथा कुल आय, जिसमें ऋण आय को नहीं जोड़ा जाता है, मतलब ऋण आय शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, कभी कभी सरकार को देश चलाने के लिए ना लेना पड़ता है लोन, RBI से, चाहे विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, या तो RBI से लेना पड़ेगा कर्जा, लेना पड़ेगा लोन।
तो बोलता है सरकार का व्यय तथा आय का अंतर करेंगे, लेकिन जिसमें ऋण वाला आय को शामिल नहीं किया जाएगा, ऋण वाला आय को जोड़ा नहीं जाएगा, तो उसका जो अंतर होगा उसको बोलेंगे राजकोषीय घाटा। मैंने गैर ऋण आय, मैंने आय में ऋण आय शामिल नहीं है, गैर ऋण आय। बोलिए, एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय तथा कुल आय जिसमें ऋण आय को नहीं जोड़ा जाता है, ऋण आय को शामिल नहीं किया जाता है, के अंतर को राजकोषीय घाटा कहेंगे। अर्थात राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, कुल व्यय तथा कुल आय, लेकिन जिसमें ऋण आय शामिल नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको, बोल देंगे गैर ऋण आय। गैर ऋण आय मतलब उस आय में ऋण आय शामिल नहीं है, ठीक है, उसी को बोलेंगे कि कुल व्यय और कुल आय का अंतर जिसमें ऋण आय शामिल नहीं है। देखिए हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय ज्यादा है और कुल आय कम है, तब ना घाटा हुआ है, लेकिन इस आय में ना ऋण आय शामिल नहीं है, ऋण आय को छोड़कर, समझे, ऋण आय को छोड़कर, यही बात तो बोल रहे हैं कि कुल व्यय और कुल आय का अंतर होगा लेकिन ऋण आय शामिल नहीं होगा, ऋण आय को छोड़कर। उसको बोल देंगे डायरेक्ट क्या, कुल व्यय माइनस गैर ऋण आय, उसको बोलेंगे राजकोषीय घाटा। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िए। आगे देखिए है 38, प्राथमिक घाटा माने प्राइमरी डिफिसिट क्या है, इसको बोलेंगे फिस्कल डिफिसिट, इसको बोलेंगे प्राइमरी डिफिसिट, यानी प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, ठीक है। अब बोलिए प्राथमिक घाटा क्या है। अच्छा, अब ऋण आय को छोड़ दिए, तो सरकार आरबीआई से ऋण लिया है या वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है, तो हम जिससे ऋण लेंगे उसको सिर्फ दे देंगे ऋण वाला पैसा, मान जाएगा, नहीं मानेगा, वो बोलेगा ब्याज दो, इंटरेस्ट, इतना दिन जो रखा खाली ऋण जो लिया उसको दे देगा तो होगा नहीं, देना पड़ेगा इंटरेस्ट, देना पड़ेगा ब्याज। तो हम राजकोषीय घाटा में ना कुल व्यय और कुल आय का अंतर किए, ऋण आय को छोड़ दिए, मैंने जिससे ऋण लिए हैं उसको दे देंगे, तो मान जाएगा, नहीं मानेगा। यानी सरकार जो आरबीआई से ऋण लिया या वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया तो उसको ऋण आय के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा, माने इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा, ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। आप समझिए, बोल रहा है राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है, अर्थात प्राथमिक घाटा बराबर क्या होगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, समझे। यानी इसमें ऋण आय को छोड़े, खाली ऋण आय छोड़ने से होगा, जिससे ऋण लिया उसको दे देंगे ऋण, खुश हो जाएगा, खुश नहीं होगा, उसे सेटिस्फाई नहीं होगा, बोलेगा इंटरेस्ट दो, शुद्ध ब्याज तो दो, ब्याज मांगेगा, है कि नहीं। तो ऋण आय को छोड़ने के साथ साथ हमको ब्याज का भी पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, समझे। तो बोलिए राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है, अर्थात प्राथमिक घाटा बराबर क्या होगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। देखिए यहां से एक नया फॉर्मूला आएगा, बोलेगा राजकोषीय घाटा क्या आएगा, राजकोषीय घाटा क्या आएगा, प्राथमिक घाटा बोल दिए कि प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये तो बोल दिए, ठीक है, लेकिन बोलेगा राजकोषीय घाटा क्या होगा, तो जब इसको निकालेंगे ये आ जाएगा इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या लिखेंगे बोलिए, प्राथमिक घाटा जब ब्याज भुगतान आ जाएगा बराबर के इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ब्याज भुगतान। दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, ब्याज भुगतान, समझे, याद रखिएगा कि प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, या राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, जब राजकोषीय घाटा निकालेंगे क्या होगा बोलिए, ब्याज भुगतान माइनस आ जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, यानी प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, समझे। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या है, आगे देखिए लास्ट 2 सवाल है, यही 2 सवाल अंतिम है, पढ़िए 39, राजस्व घाटा क्या है। देखिए राजस्व घाटा क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कितना बार दिया है ऑब्जेक्टिव में, यानी एमसीक्यू में कितना बार जो पूछा है क्वेश्चन को, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देगा, लेकिन ये आंसर आपका 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, जब देगा 3 मार्क्स में तो इसका आंसर और बढ़ जाएगा, समझे। चलिए राजस्व घाटा, ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्व घाटा क्या है, देखिए हम क्या बोले घाटा कब होता है, घाटा तब होता है जब सरकार का व्यय ज्यादा हो जाए, मतलब खर्च बेसी और प्राप्ति कम हो, यानी आय कम प्राप्त हुआ और खर्चा बेसी हो गया तो घाटा हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, राजस्व घाटा, तो लगा दीजिए राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति माना आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं, सिंपल है। राजस्व घाटा बराबर क्या, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, प्राप्ति माने क्या होता है, आय, प्राप्ति का अर्थ क्या होता है, आय होता है। बढ़िया समझिए, बोले घाटा कब होगा, जब व्यय ज्यादा होगा और आय कम होगा, यानी व्यय बेसी है आय कम है, तो व्यय रहेगा पहले, आय रहेगा बाद में। अच्छा कौन घाटा, राजस्व घाटा, तो क्या लिखेंगे, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ठीक है। तो राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति में आय के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है, अर्थात राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति राजस्व आय, समझे, हो गया क्लियर। लास्ट देखिए अंतिम सवाल देखिए 40,
विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, विदेशी विनिमय दर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा बढ़िया से। विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक। देखिए विदेशी विनिमय दर, जब एक देश दूसरा देश के साथ ना वस्तु का लेन देन करता है तो बदले में पैसा का भी लेन देन होता है। जैसे आप विदेश में वस्तु बेचिएगा, निर्यात कीजिएगा, तो विदेश से पैसा प्राप्त होगा, और यदि विदेश से वस्तु खरीदिएगा, आयात कीजिएगा, तो देश का पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा बढ़िया से, यानी एक देश जब दूसरे देश के साथ वस्तु सेवा का आयात निर्यात लेन देन खरीद बिक्री करता है तो उससे एक देश का पैसा विदेश जाता है, विदेश का पैसा देश में आता है। तो बोलिए अब अमेरिका में 90 रुपया का भारत का सामान बेच रहे हैं, तो अमेरिका वाला आपको कितना देगा? अब 90 रुपया का सामान भारत का है, आप बेच रहे हैं अमेरिका में, तो अमेरिका कितना देगा आपको? आपको देगा $1। यानी भारत का 90 रुपया का सामान बराबर अमेरिका का हो गया $1। तो ये हो गया एक्सचेंज रेट। आप समझिए अमेरिका वाला भारत में वस्तु बेचेगा $2 का, $2 का सामान बेचेगा इंडिया में, यानी अमेरिका का कोई सामान इंडिया का आदमी खरीद रहा है, अमेरिका बेच रहा है, इंडिया खरीद रहा है, उस सामान का दाम है $2, तो इंडिया का लोग कितना रुपया देगा? तो देगा 180 रुपया, क्योंकि अभी लगभग $1 में कितना है? 90 रुपया प्लस है, मानिए राउंड फिगर में 90 रुपया। तो हम बेचेंगे 90 रुपया का सामान तो उससे मिलेगा $1, बेचेंगे 180 रुपया का सामान मिलेगा $2, बेचेंगे 900 रुपया का सामान मिलेगा $10। अच्छा वो बेचेगा $1 का सामान हम देंगे 90 रुपया, $2 का सामान देंगे 180 रुपया, $10 का सामान देंगे 900 रुपया। तो ये क्या है? दो देश के बीच लेन देन का रेट है। तो बोलिए विदेशी विनिमय दर क्या है? वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय लेन देन किया जाता है उसको बोलेंगे विदेशी विनिमय दर। जैसे अमेरिका का $1 में भारत का 90 रुपया, या भारत का 90 रुपया में अमेरिका का $1। इस तरह प्रत्येक देश का लेन देन का एक रेट होता है कि हम जो एक देश है दूसरे देश के साथ लेन देन करेंगे, आयात निर्यात वस्तु सेवा करेंगे, तो उससे पहले हमको एक रेट तय करना पड़ेगा कि मेरा कितना रुपया में तुम्हारा कितना $, तुम्हारा कितना $, मेरा कितना रुपया, इस तरह रेट तय करना होगा। यानी विदेशी विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाई मिल सकती है। समझे? पढ़िए, वह दर जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा इकाई के साथ क्या होता है? विनिमय मतलब लेन देन किया जाता है। क्या बोला? उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। देखिए, वह दर जिस पर किसी देश की मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा इकाई के साथ क्या होता है? विनिमय लेन देन किया जाता है, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। यानी विदेशी विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाई मिल सकती है। क्या बोला? किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती है। समझे? जैसे एक अमेरिकन डॉलर बराबर 90 भारतीय रुपये, यानी $1 बराबर भारत का 90 रुपया। इट हो गया अमेरिका के सापेक्ष में। जब बोलेंगे भारत के सापेक्ष में तो बोलिए 1 रुपया में क्या हो जाएगा? 1/90 समझे? इस तरह का होगा, है कि नहीं? जब निकालेंगे 1 रुपया में 90 आ जाएगा, इधर हो जाएगा $1/90। तो $1 में 90 रुपया, 1 रुपया में $1/90। यही है दो देश के बीच लेन देन का रेट, इसको बोलेंगे विदेशी विनिमय दर। समझे? तो चलिए आज का क्लास में हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन कर लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर का है, क्वेश्चन बैंक का है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, वीडियो को बढ़िया से देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जीपीएस एकेडमी दुमका को। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।